Assalamualaikum. क्या हाल है बेटा आप लोग के? होप यू गाइस आर डूइंग वेल. वेलकम टू फिजिक्स वर्स. सो आई नो यू हैव मैसेज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम एवरीवन. एक इज्तिमाई वालेकुम अस्सलाम एवरीवन सो दैट वी कैन मूव टूवर्ड्स आवर क्लास. तो बेटा जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया, मैंने आपको, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारी ये वर्कशॉप टोटल 18 डेज के ऊपर बेस्ड कर रही है, जिसके अंदर तीनों पेपर्स के मॉक्स भी हैं. ठीक है बेटा. और पूरा का पूरा डिटेल्ड वर्जन मैंने आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दिया था. ठीक है बेटा, तो आप उसे फॉलो करिएगा. मैं भी आप लोगों के ग्रुप पे मैसेजेस डालता रहूंगा. हमारा डेडिकेटेड 3 क्लासेस का 2 आवर्स ईच का सेशन है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है बेटा, रिव्यू बुक के थ्रू आराम से सिलेबस रिवाइज करना है. ठीक है बेटा. अच्छा, अब तरीकेकार ये होगा, हमारी क्लास 2 आवर्स की क्लास है. ठीक है, तो मैं 1 आवर 40 मिनट्स डेडिकेट करूंगा एक्सप्लेनेशन पे, जिसमें बीच में कोई Q&A नहीं होगा. अगर आपका कोई सवाल है, राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक. एक नोटबुक साथ लेके बैठे और उस नोटबुक में अपने सवाल जो भी हैं वो लिख कर बैठे. ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन आई विल नॉट अनम्यूट यू. ठीक है बेटा. और चैट बॉक्स ऑफ होगा. डेडिकेटेड 20 मिनट होंगे एंड के, जिसके अंदर आपने Q&A अपना करना है. ठीक है बेटा. तो काइंडली इस टाइमलाइन को आप लोग रिलीजियसली फॉलो करिएगा. अब आगे बढ़ते हैं. एंड सिंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट सेशन, और ये फर्स्ट सेशन में क्या बदतमीजी हुई हुई है. वेयर इज डू ऑन. ओके, परफेक्ट. तो बेटा ये हमारे पास रिव्यू बुक है. मैंने ऑलरेडी रिव्यू बुक को आप लोगों के ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया था, एंड मल्टीपल टाइम्स मैं रिव्यू बुक के लिंक आप लोगों को शेयर भी कर चुका हूँ. इंस्टाग्राम पे भी डाली थी. आई होप आप लोगों ने रिव्यू बुक डाउनलोड कर ली होगी. बड़ी फाइल है, अराउंड 100 MB की, तो इसे डाउनलोड कर लिएगा. तो फिजिक्स वर्स रिव्यू बुक है क्या बेटा? इट्स बेसिकली अ वेरी कंप्राइज्ड वर्जन ऑफ आवर होल सिलेबस, जो कि हम लोग अगस्त, जुलाई अगस्त से पढ़ रहे हैं. वो पूरा का पूरा बड़ा कंप्राइज सिलेबस है. तो बेटा हमारे पास वी वोंट बी गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिव्यू बुक. जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उनको हमें गो थ्रू नहीं करना है, वो आपको डायरेक्ट याद करना है. हम यहाँ पे थियोरी ऑफ द सिलेबस के ऊपर फोकस कर रहे होंगे. ठीक है बेटा. तो सिंस ये हमारी पहली क्लास है वर्कशॉप की, तो दीज वर टू ऑफ द माय जेम्स. अब्दुल वासिक खान, फातिमा शाहिद खान, दे वर द वंस जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली थी 2022 में. अच्छा, वर्कबुक जो हमारे रिव्यू बुक है फिजिक्स वर्स की, इसके अंदर 3 सेक्शन है. पहला सेक्शन है बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें पूरे सिलेबस के फॉर्मूला है चैप्टर वाइज डिवाइड किए हुए हैं. उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स. सिलेबस में कॉमनली यूज्ड कन्वर्जन्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हुई हैं. और हम जो फोकस करेंगे ना, जिसके थ्रू हम सिलेबस रिवाइज करेंगे, इट्स दैट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड डेफिनेशन. जहां मुझे जरूरत फील होगी कि मुझे मूव करना चाहिए और मुझे आपको समझाना चाहिए थ्रू द डिटेल्ड नोट्स, तो मैं वहां पे भी जाऊंगा. ठीक है बेटा. एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर वर्कशॉप, उनको हमारे नोट्स वगैरह जितने भी हैं वो भी अवेलेबल होंगे, ताकि उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके. रिकॉर्डिंग हर एक लेक्चर की होगी. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट. एंड रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल भी होगी. ठीक है बेटा. तो परफेक्ट. चले बेटा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास पहला सेक्शन है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो देखें चैप्टर वाइज हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाएं हैं इस रिव्यू बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड दिस रिव्यू बुक, यू कैन प्रिंट इट आउट. ठीक है, मैंने इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है दैट यू कांट प्रिंट इट आउट. अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं यू कैन. ठीक है बेटा, ये पूरे सिलेबस के हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है. देन दूसरा पार्ट जो कि मैं आपको बता रहा था, ये है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, जिसके अंदर हमारे पास तमाम लेंथ कन्वर्जन्स हैं, तमाम मैथ्स कन्वर्जन्स हैं, तमाम टाइम कन्वर्जन्स हैं. इसके अलावा हमारे पास स्पेस फिजिक्स की कन्वर्जन्स हैं, टेम्परेचर स्केल्स की कन्वर्जन है, करंट की कन्वर्जन है, वॉट पावर की कन्वर्जन है, लाइट एयर की कन्वर्जन है, सो ऑन. ठीक है बेटा, तो इन कन्वर्जन्स को भी गो थ्रू करिएगा. ठीक है. Now, this is our section we should be focusing on in these first 3 days of our workshop, जिसके अंदर हम लोग ओवरऑल अराउंड 6 आवर्स में सिलेबस को रिवाइज करेंगे. ठीक है बेटा. तो एज आई सेंट यू अ मैसेज ऑन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स कि हम लोग जिस
सीक्वेंस में अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, उसी सीक्वेंस में हम लोग वर्कशॉप को भी फॉलो करेंगे। तो वी स्टार्टेड आवर सिलेबस फ्रॉम सेक्शन 4। आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स सेक्शन 4। ओके, तो बेटा सेक्शन 4 में हमारा पहला चैप्टर था सिंपल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा सिंपल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड में स्पेसिफिकली एग्जाम सेंट्रिक जो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए वो क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस देयर आर ओनली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। वन इज नोन एज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, द अदर आर नोन एज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट इज आयरन, इनको बहुत इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं एंड दे कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड एज वेल। जबकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जिसका नाम स्टील, जो हमारे सिलेबस में स्टील के तौर पे यूज हो रहा है बेटा, स्टील को मैग्नेटाइज करना कंपैरेटिवली टू आयरन हार्ड है, और इसको डीमैग्नेटाइज करना भी आयरन के मुकाबले में थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है बेटा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर दोस्त जिनको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना आसान हो। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आर दोस्त जिसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है। सिलेबस में जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम इस्तेमाल हो रहे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं मेटल्स की बात करूं, लाइक प्लास्टिक कुछ एमसीक्यूज में देते हैं, वो तो है ही हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द टू लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। वन इज लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देन बेटा आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ मटेरियल इज परमानेंट मैग्नेट और नॉट। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, कभी भी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अट्रैक्शन के थ्रू नहीं करिएगा। आपने हर दफा हर हाल में आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस करना है रिपल्जन से। ठीक है बेटा, क्योंकि अट्रैक्ट आपके पास टेम्पररी मैग्नेट भी होगा, परमानेंट मैग्नेट भी होगा, लेकिन रिपल्जन सिर्फ परमानेंट मैग्नेट आपको शो करेगा। सही बेटा, तो हमने देखे यहाँ पे क्या बात की है, रॉड ए को जब मैं करीब लेकर आ गया इस परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ से, क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। इसका मतलब अट्रैक्शन होने का मतलब है नॉर्थ के सामने यहाँ साउथ बना होगा, ठीक है, और इधर नॉर्थ बना होगा। ठीक है बेटा, सिमिलरली जब इसी रॉड ए को मैं मैग्नेट के साउथ की तरफ लेकर आता हूं तो भी अट्रैक्शन हो रही है। इसका मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे नॉर्थ बना होगा, यहाँ साउथ बना होगा, तभी तो अट्रैक्शन हो रही है। तो बेटा ये तो अपने पोल्स ही फिक्स नहीं कर पा रहा, कभी यहाँ साउथ बन रहा है, कभी यहाँ नॉर्थ बन रहा है। दैट इज वाई दिस वन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है, बट ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की निशानी है अगर वो एक पोल से अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरे पोल से उसे हर हाल में रिपेल होना चाहिए, नहीं हो रहा। तो हमने बोला रॉड इज मेड अप ऑफ आयरन विच इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एज इट इज अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल्स। लेकिन जब हम ये वाले सिनेरियो पे आते हैं और हम देखते हैं, जब मैंने परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ के करीब रॉड बी रखी, अट्रैक्शन हो रही है, तो मैंने बोला यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ। लेकिन जब मैंने साउथ ऑफ द पोल के करीब यही वाला एंड रखा तो हमें क्या हो रहा है बेटा? रिपल्जन देखने को मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे साउथ। तो दोनों सिनेरियो में इस रॉड बी ने अपने इस एंड पे साउथ बरकरार रखा। इसका मतलब रॉड बी हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, और दैट इज वाई मैंने थोड़ी देर पहले कहा था परमानेंट मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने का तरीकेकार क्या है बेटा? और रिपल्जन। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में एग्जामिनर पेपर 2 दैट इज थ्योरी पेपर में भी बात करता है, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल में भी बात करता है कि हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, किस तरीके से हम बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप बार मैग्नेट को पेपर के ऊपर रखें और बार मैग्नेट के चारों तरफ आउटलाइन बना दें। ठीक है बेटा, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है बेटा, बार मैग्नेट को प्लेस करें नियर एनी पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, एंड जहां बार मैग्नेट की नीडल, जहां मैग्नेटिक कंपास की नीडल अलाइन हो रही है,
ठीक है, मैग्नेटिक कंपास को बार मैग्नेटिक के किसी भी पोल के करीब रखा और जहां मैग्नेटिक कंपास की निडल अलाइन हो रही है वहां पर हमने क्या किया, एक डॉट मार्क कर दिया। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपास यहाँ पे रखा, नीडल इधर अलाइन हो रही है कंपास की, तो मैंने यहाँ पे डॉट मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, आई विल रिप्लेस द डॉट सच दैट द नीडल ऑफ द बार मैग्नेट अलाइन विद द डॉट, एंड जहां पे नीडल ऑफ द बार मैग्नेट वापस अलाइन होगी वहां पर मैं एक और डॉट मार्क कर दूंगा। तो इस तरह हमने क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स बार मैग्नेट की गिर्द मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर करके देखना है कि कहां मैग्नेटिक कंपास की निडल अलाइन हो रही है, जहां अलाइन हो रही है वहां पे डॉट मार्क कर देंगे। ठीक है बेटा, एंड लास्ट पार्ट, तमाम डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे सो दैट वी कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे आप इस पैटर्न में देख रहे हैं, मैंने क्या किया है, तमाम डॉट्स को आपस में ज्वाइन किया है, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। एटीपी में पूछता है, पेपर थ्योरी पेपर में भी पूछता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हाउ टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, अपार्ट फ्रॉम दैट इस प्रोसेस के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ पे जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। पेपर में सवाल आता है स्टेट वेयर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो आपने जवाब क्या देना है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है बेटा, और याद रखने के लिए आप इस तरह याद रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर की तरफ होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड साउथ से अंदर की तरफ होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको माइंड में होनी चाहिए। अब पैटर्न्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास 3 पैटर्न है। ठीक है बेटा, 2 नॉर्थ पोल्स के दरमियान पैटर्न होगा रिपल्जन का, और रिपल्जन के पैटर्न की निशानी क्या है, दोनों मैग्नेट्स के पैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में मिलेंगी नहीं, ज्वाइन नहीं होंगी। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन दैट रिपल्जन इज हैपनिंग। तो यहाँ पे देखें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में मिल नहीं रही है, रिपल्जन हो रही है। एंड नॉर्थ है तो नॉर्थ के लिए फील्ड की डायरेक्शन होती है आउट। यहाँ पे भी देखें रिपल्जन हो रही है, पैटर्न की शेप वही है, लेकिन साउथ है, साउथ में फील्ड की डायरेक्शन होती है बेटा इनवर्ड। एंड अगर आप एक परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे परमानेंट मैग्नेट का साउथ आमने सामने रखेंगे, वील हैव अट्रैक्शन। तो रिपल्जन में पैटर्न दोनों मैग्नेट्स का आपस में मिल नहीं रहा था, अट्रैक्शन में दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में ज्वाइन करेंगी। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, तो सेंट्रल फील्ड लाइन स्ट्रेट, ऊपर वाली फील्ड लाइन अ बिट कर्व्ड, एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। So these are the 3 basic patterns of the magnetic field. एंड जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा 4.1 जितना सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच, वो हमने डिस्कस किया। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया हमारी वर्कशॉप 18 डेज के ऊपर बेस कर रही है। तो बेटा मैंने आपको डिवाइड करके टाइम टेबल बताया है कि हमारे 18 डेज किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे होंगे। तो बेटा 18 डेज में से हमारे पास जो अगले 3 दिन है, आज का दिन और कल का, जो भी शुरू के 3 दिन है उसमें रिवीजन हो रहा है, बाकी अगले जो दिन है उनमें हम ईयरली पास पेपर करेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरा इरादा ये है कि मैं आपको एटलीस्ट 4 से 5 ईयरली पास पेपर्स करवाऊं, क्योंकि हमारे पास टाइम ईयरली पास पेपर्स का इतना होगा। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर 4.2 के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। और इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑल टुगेदर 5 क्वांटिटीज का डिस्कशन किया था। कौन कौन सी, चार्ज, करंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये 5 क्वांटिटीज थी जो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में। चार्ज हमारे पास क्या होता है बेटा, चार्ज की बेसिक डेफिनेशन है, चार्ज द लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बट दैट्स नॉट इट। आप चार्ज के फॉर्मूला से भी चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। एग्जामिनर वोंट माइंड, एग्जामिनर चार्ज को प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम भी एक्सेप्ट करेगा और इस डेफिनेशन से भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है बेटा, दूसरा, जिस तरह हमारे पास
मैग्नेटिज्म के लॉज थे, उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी लॉज हैं। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉज हमारे पास क्या है बेटा, वैसे ही वहां पे था लाइक पोल्स रिपेल, यहाँ पे लाइक चार्जेस रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव को आमने सामने रखोगे दे विल रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव को आमने सामने रखोगे दे विल रिपेल, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव को आमने सामने रखोगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा। नाउ 4.2.1 was a section of electric charge, और इलेक्ट्रिक चार्ज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन was the topic known as charging due to friction. And charging due to friction is very important because charging due to friction से रिलेटेड अगर आप बात करें, मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम न्यूट्रल वूल एंड पॉलीथीन लाएंगे। अच्छा, किसी भी दो इंसुलेटर्स, डिफरेंट इंसुलेटर्स के दरमियान चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन होती है। आप वूल को वूल से रब करेंगे, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। पॉलीथीन को पॉलीथीन से रब करेंगे, नहीं होगा। यू नीड टू हैव टू डिफरेंट इंसुलेटर्स। जैसे मेरे पास यहाँ पे वूल एंड पॉलीथीन है, व्हेन यू स्टार्ट रबिंग टू डिफरेंट इंसुलेटर्स, क्या होगा बेटा, हीट एनर्जी जनरेट होगी, और हीट एनर्जी जनरेट होकर वूल के इलेक्ट्रॉन्स को पहले मिलेगी। वूल के इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को रिसीव करेंगे और अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे। अब क्योंकि ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की है ड्यू टू द रबिंग प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट जो गेन की है, एनर्जी जो गेन की है, उसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, टूवर्ड्स पॉलीथीन जंप कर कर उसे यूटिलाइज कर देगा। ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वूल रिसीव्ड हीट, जंप टूवर्ड्स पॉलीथीन। अब वूल के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो वूल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो बोलेंगे सिंस वूल हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वूल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन एडिशनली आ गए। पहले पॉलीथीन क्या था, न्यूट्रल, अब पॉलीथीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए वूल के। ठीक है, तो पॉलीथीन हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई पॉलीथीन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आपको याद नहीं रखना है कि हमेशा कौन सा मटेरियल किससे रब होगा तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जामिनर बताएगा आपको। कैसे बताएगा बेटा, डिस्क्राइब in terms of movement of electrons how wool becomes positively charged and polythene becomes negatively charged। तो देखो एग्जामिनर खुद बता रहा है, वूल को पॉजिटिव चार्ज हुआ है एंड पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हुआ है। ठीक है बेटा। तो देखो यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वूल रिसीव हीट एंड जंप टूवर्ड्स पॉलीथीन। As wool has lost electron, it becomes positively charged, and polythene has gained electron, it becomes negatively charged। ठीक है बेटा, ये 3 मार्क के अगेंस्ट नॉर्मली पूछा जाता है, दैट इज वाई मैंने इसे 3 बुलेट पॉइंटर्स में डिवाइड करके लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत एग्जामिनर को इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन पसंद है, एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज मेंट बाय, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया, रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, वो रीजन अराउंड अ चार्ज जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पे अपनी फोर्स अप्लाई करे या एक चार्ज दूसरे चार्ज की फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच चार्ज अप्लाइज और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस तरह हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न थे, उसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा बोल दिया, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न थे उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न है। और उल्टा बोलने के साथ साथ यहाँ पे हमने उल्टा टाइप भी कर दिया। तो इसको आप, अगर आपके पास आपने प्रिंट निकाला है या आप आईपैड पे काम कर रहे हैं तो इसको सेट कर दिएगा। ये है बेटा पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही हैं जो पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थे हमारे पास। ठीक है बेटा, पैटर्न्स ऑफ, अरे मैग्नेटिक ही लिख दिया, ये क्या बदतमीजी है, पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न वैसा ही है जिस तरह हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पढ़ा था, दो नॉर्थ पोल के दरमियान, दो साउथ पोल के दरमियान रिपल्जन। इसी तरह द पैटर्न बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज एंड द पैटर्न बिटवीन टू नेगेटिव चार्ज इज रिपल्जन। और रिपल्जन में पैटर्न आपस में मिलता नहीं है।
ठीक है बेटा, एंड दैट इज वाई ये रिपल्जन हो रही है। अच्छा, विद दिस डायग्राम हमें एक बात और इंपॉर्टेंट पता चल रही है। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटवर्ड, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ड। ठीक है बेटा, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड। तो ये रिपल्जन के पैटर्न होगा। इसके अलावा हमारे पास अट्रैक्शन का एक पैटर्न है, एंड दैट पैटर्न इज जिस तरह नॉर्थ साउथ का पैटर्न था। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, सिंस पैटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज एडिशनली और बताना चाहूंगा। एक और पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड का विच यू शुड कीप इन माइंड, एंड दिस पैटर्न, this is the pattern I am talking about. Let me show you. ये बेटा, ये पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, एंड इस पैटर्न में हमारे पास क्या हो रहा है, टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स दिखाई हुई हैं। वन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो इस पैटर्न को 3 मार्क के अगेंस्ट मल्टीपल टाइम असेस किया गया है, और आपसे बोला गया है ड्रॉ द पैटर्न बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी, सेंटर की फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी। ठीक है बेटा, कॉर्नर की फील्ड लाइन आप थोड़ी सी कर्व बनाएंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। ठीक है बेटा, तो ये एक और पैटर्न आई वुड लाइक यू टू हैव इन माइंड। नाउ सिमिलरली एज फार एज चार्ज इज कंसर्न, तो चार्ज के लिए मैं आप लोगों को एक चीज और एडिशनली बताना चाहूंगा, विच इज दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पेपर। तो बेटा, अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि आपने डिजाइन करना है एक एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू आप प्रूफ करो विच मटेरियल आर कंडक्टर, विच मटेरियल आर इंसुलेटर, तो बेटा इसकी वर्किंग ये है। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्किट बनाएंगे ऐसा जिसके अंदर हम लोग एक पावर सोर्स रखेंगे, इट कुड बी बैटरी, इट कुड बी पावर सप्लाई। ठीक है, एक इंडिकेशन के लिए मटेरियल रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बल्ब रखा है कि जब करंट फ्लो हो बल्ब ग्लो हो। अगर आपको बल्ब पसंद नहीं है, आप यहाँ पे एमीटर रख सकते हो, जो जब करंट फ्लो होगा एमीटर रीडिंग शो करेगा। और यहाँ पे मैंने 2 ओपन टर्मिनल्स रखे हैं। ठीक है बेटा, अब जब इन 2 ओपन टर्मिनल्स के दरमियान मैं मटेरियल प्लेस करूंगा और मटेरियल प्लेस करने के बाद बल्ब ग्लो हो जाता है, इसका मतलब वो कंडक्टर है। अगर मैं मटेरियल प्लेस करता हूं बल्ब ग्लो नहीं होता है, इसका मतलब वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने जब इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान आयरन की नेल प्लेस की विच इज अ कंडक्टर, तो बेटा करंट फ्लोन थ्रू लाइक दिस एंड बल्ब ग्लोज। दिस ग्लोइंग ऑफ बल्ब शोज दैट द करंट इज फ्लोइंग, विच मीन आयरन इज passing current through it, it's a conductor. Similarly, अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब के सर्किट में एक वुड का पीस रखता हूं, तो यू कैन सी द बल्ब इज ऑफ, विच मीन्स द करंट इज नॉट अलाउड टू फ्लो थ्रू वुड, विच मीन्स वुड इज एन इंसुलेटर। तो ये एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जो आपको माइंड में रखना है। दीज ऑल पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन योर गूगल ड्राइव। और मैं वर्कशॉप वालों के लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स आज वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए भी बेटा मैं अलग से एक गूगल ड्राइव का फोल्डर बना दूंगा जहां पे सब अपलोडेड होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ डेफिनेशन बाय द नेम ऑफ करंट। तो करंट हमारे पास क्या है बेटा, इट्स फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। डेफिनेशंस आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर डेफिनेशन को 1 to 2 मार्क के अगेंस्ट पूछता है, तो आपको याद रखनी है डेफिनेशन। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, नाउ करंट एमीटर से मेजर होता है, और एमीटर हमेशा कहां प्लेस होता है, सीरीज में। ठीक है बेटा, सीरीज क्या होता है बेटा, ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो होने के सिर्फ एक रास्ता होता है, वो सीरीज सर्किट कहलाता है। अब सीरीज में करंट के फ्लो होने का एक ही रास्ता है, जिसकी वजह से सीरीज में हर तरफ करंट सेम रहता है। तो आप एमीटर कहीं पे भी सीरीज में प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज इन सीरीज करंट ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, अब जैसे ये वाला सर्किट है, इस सर्किट में मैं एमीटर इधर भी प्लेस कर सकता हूं,
इधर भी प्लेस कर सकता हूँ, इधर भी कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। हर तरफ एमीटर मुझे सेम वैल्यू ऑफ रीडिंग प्रोवाइड करेगा। इट्स अ सीरीज सर्किट। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुके, मैं गुड नोट्स को रीस्टार्ट कर लूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला डिस्कशन है ईएमएफ। बेटा ईएमएफ हमारे पास कभी 1 मार्क के अगेंस्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, कभी 2 मार्क के अगेंस्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। अगर एग्जामिनर 1 मार्क के अगेंस्ट ईएमएफ की डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे ईएमएफ इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ईएमएफ क्या है बेटा? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये 1 मार्क के अगेंस्ट इनफ डेफिनेशन है। बट एग्जामिनर डेफिनेशन पूछ रहा है ईएमएफ के अगेंस्ट 2 मार्क्स, तो आप क्या बोलोगे? एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज विच ड्राइव द चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। तो ये जो दो बातें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट। एनर्जी कन्वर्जन नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, और जो चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट मूव करवा रहा है, ये आप 2 मार्क के अगेंस्ट डेफिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा 1 मार्क की डेफिनेशन आ रही है, 2 की डेफिनेशन आ रही है, पूरी आप डेफिनेशन लिखें, इट्स गुड। ठीक है, किसी किस्म का कोई चांस नहीं लें। देन हम बात करते हैं ईएमएफ सोर्सेज के बारे में। बेटा अगर ईएमएफ सोर्सेज हम सीरीज में प्लेस करते हैं इस तरह कि अगर ईएमएफ सोर्सेज इस तरह अरेंज है कि एक ईएमएफ सोर्स का नेगेटिव दूसरे ईएमएफ सोर्स के पॉजिटिव से ज्वाइन हो रहा है, दे ऐड अप। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईएमएफ सोर्स है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, दूसरी ईएमएफ सोर्स है उसका भी ईएमएफ है 2 वोल्ट, एंड तीसरी ईएमएफ सोर्स है उसका ईएमएफ भी है 2 वोल्ट। तो देखो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से ज्वाइन है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से ज्वाइन है। इन दैट वे क्या होगा बेटा? इन तमाम का ईएमएफ ऐड होगा और रिजल्टेंट ईएमएफ होगा 6 वोल्ट। लेकिन अगर मेरे पास ईएमएफ सोर्सेज अरेंज हुई हुई है लाइक दिस, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, तो बेटा देखो ये वाला सिनेरियो नेगेटिव नेगेटिव को फेस कर रहा है। अब जब नेगेटिव नेगेटिव को फेस करेगा तो क्या होगा बेटा? हमारे पास दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो क्या होगा बेटा? इसका ईएमएफ 2 वोल्ट प्लस इसका ईएमएफ 2 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों एक जैसे तरीके से लगे हुए हैं, और ये उल्टा लगा हुआ है तो इसका ईएमएफ -2 वोल्ट। तो क्या होगा? ये दो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 वोल्ट एज अ रिजल्टेंट ईएमएफ। तो जब एग्जामिनर खुद बोले ना ईएमएफ सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यू ऐड देम। अगर एग्जामिनर को सब्ट्रैक्शन वाला काम करना होगा तो एग्जामिनर आपको डायग्राम देगा। ठीक है, और डायग्राम में दिखाएगा एक सेल उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, या तो एग्जामिनर आपको इन वर्ड्स बताएगा वन ऑफ द सेल्स इज कनेक्टेड इन एन ऑपोजिट वे, वरना अगर एग्जामिनर सिंपल बोल रहा है ईएमएफ सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐड देम। ठीक है बेटा, नाउ अगर ईएमएफ सोर्सेज लगी हुई है पैरेलल में, वी नो दैट इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम एवरीवेयर। तो बेटा ईएमएफ सोर्सेज अगर पैरेलल में है तो ईएमएफ सेम रहेगी। मतलब 2 वोल्ट के 3 सेल मैंने पैरेलल में लगा दिए लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो मेरा रिजल्टेंट ईएमएफ भी क्या होगा? 2 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सोर्स या ईएमएफ सेम रहती है। फायदा क्या होगा ईएमएफ सोर्सेज को पैरेलल में कनेक्ट करने का बेटा? कि अगर आपके पास एक ईएमएफ सोर्स खराब होती है बाकी काम करती रहेंगी। फॉर एग्जांपल ये जो 3 ईएमएफ सोर्सेज मैंने बनाई थी, अगर इन 3 ईएमएफ सोर्सेज में से हमारे पास लेट से ये वाली ईएमएफ सोर्स खराब हो जाती है, ये दोनों काम करते रहेंगे, सर्किट ऑफ नहीं होगा। ठीक है बेटा, पहला फायदा। दूसरा फायदा बेटा क्या है हमारे पास? सर्किट लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेल मिलकर सर्किट को पावर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा बेटा? इट्स लाइक दैट। सिंपल तरीकेकार से अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर घर में कमाने वाले 3 हैं, ठीक है, तो और जो भी अर्निंग है वो एक जगह आके जमा हो रही है तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगी। ठीक है, बट अगर घर में कमाने वाला एक ही है तो बहुत जल्दी अर्निंग खत्म हो सकती है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं एक सिंगल सेल को सिंगल लैंप से पावर करता हूं तो एक ही
लैंप सेल के ऊपर जिम्मेदारी होगी लैंप को सारा का सारा करंट प्रोवाइड करने की। लेकिन अगर मैं उस सिंगल सेल को उस सिंगल लैंप को 3 डिफरेंट सेल से पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो बेटा क्या होगा, तीनों सेल्स मिलकर उसकी करंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे एंड दैट इज व्हाई वो यूज कम होंगे सिंगल सेल के मुकाबले में। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये 3 सेल मैंने लगाए और ये बल्ब लगाया पैरेलल में। बेटा बल्ब को ग्लो होने के लिए चाहिए 3 एम्पेयर का करंट। 1 एम्पेयर इसने दिया, 1 एम्पेयर इसने दिया, 1 एम्पेयर इसने दिया। और अगर यहाँ पे मैं एक ही सेल से एक ही लैंप को कनेक्ट कर दूं, अभी भी इसे 3 एम्पेयर चाहिए क्योंकि सेम बल्ब है। ठीक है बेटा, देखो एक सिंगल सेल 3 एम्पेयर का करंट दे रहा है, जबकि यहाँ पे देखो एक सेल 1 एम्पेयर का करंट दे रहा है। तो यहाँ के सेल कम इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज वाई, क्योंकि ये कम इस्तेमाल हो रहे हैं तो बेटा ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेंगे। ठीक है बेटा, तो एग्जामिनर जब भी बोले ईएमएफ सोर्सेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आपके दिमाग में बात होनी चाहिए ये कहीं पे मुझसे एडवांटेज पूछेगा, सवाल में कहीं ना कहीं एडवांटेज पूछेगा। तो आपको एडवांटेज पता होना चाहिए, लाइफ ऑफ ईएमएफ सोर्सेज इंक्रीज होती है, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं अगर एक ईएमएफ सोर्स काम करना बंद कर दे बाकी काम करती रहेंगी, लेकिन ये एग्जामिनर को ज्यादा पसंद है, ये रीजन एग्जामिनर को ज्यादा पसंद है ना। फिर हमारे पास बात होती है वोल्टेज की, और वोल्टेज हमारे पास क्या है बेटा, वोल्टेज इज बेसिकली एन एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल। ईएमएफ क्या थी, नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल, which drive the charge through a single component। ईएमएफ क्या बात करता था, थ्रू आउट द सर्किट। वोल्टेज बात करता है सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट की। ठीक है बेटा, तो ये दो डिफरेंसेस हैं ईएमएफ और वोल्टेज में जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जबकि फॉर्मूला दोनों का सेम है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सही है बेटा, तो ईएमएफ और वोल्टेज का फॉर्मूला सेम है, दैट इज व्हाई इनका यूनिट सेम है वोल्ट, और दोनों वोल्ट मीटर से मेजर होते हैं, तो आपको वोल्ट मीटर को पैरेलल में प्लेस करना होता है। पर फर्क क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल बात करता है, ये इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल, ये थ्रू आउट द सर्किट बात करता है और ये थ्रू अ सिंगल कंपोनेंट बात करता है। ठीक है बेटा, बोल रहे हैं बोथ वोल्टेज, और वोल्टेज का एक और नाम पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे एग्जामिनर शॉर्ट फॉर्म में पीडी भी कहता है। तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी एक ही चीज है, ईएमएफ अलग है। तो वोल्टेज, पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ये सब वोल्ट मीटर से मेजर होते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा कंपोनेंट के साथ पैरेलल में प्लेस किया जाता है। ना आई ऑलवेज रिकमेंड, मैंने आपको क्लास में भी बताया, अगर कोई सर्किट है ऐसा जिसके अंदर हमारे पास एग्जामिनर बोल रहा है वोल्ट मीटर प्लेस करके दिखाओ अराउंड द बल्ब, तो देखो मैं वोल्ट मीटर कैसे प्लेस करूंगा, यूं। ठीक है, और प्लेस करने के बाद आई ड्रॉ दीज ब्लॉक। ठीक है, ताकि मैं बता सकूं यहां पे मैंने गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाया है। मे बी आई हैव कनेक्टेड वोल्ट मीटर थ्रू क्रोकोडाइल क्लिप्स एंड आई विल लेबल द सर्किट। जरूरी है, लाजमी है कि आप सर्किट को लेबल करें। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर की प्लेसमेंट का आइडियल सिनेरियो है। ना बेटा, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन था 4.2.4 विच इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन जो एग्जामिनर आपसे मांगता है, डिफाइन रेजिस्टेंस, तो हम क्या है लिखेंगे, रेशियो ऑफ वोल्टेज ओवर करंट। ठीक है बेटा, तीन फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं रिगार्डिंग रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, resistance is directly proportional to the temperature, and resistance is inversely proportional to the cross sectional area। ये तीन बातें आपको माइंड में रखनी है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल होगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया डबल करोगे रेजिस्टेंस हाफ होगी। एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल होगा। ठीक है बेटा, नाउ हमारे सिलेबस का हर एक कंपोनेंट ये रिलेशनशिप फॉलो करता है, सिवाय एक कंपोनेंट के जो हम अगले चैप्टर के रिवीजन में पढ़ेंगे, विच इज थर्मिस्टर।
थर्मिस्टर के अलावा पूरा सिलेबस ये रिलेशनशिप फॉलो करता है. नाउ वी आर एट दिस स्टेज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. ठीक है, आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज डबल करोगे करंट डबल होगा, वोल्टेज ट्रिपल करोगे करंट ट्रिपल होगा. बट हर लॉ की कुछ लिमिटेशन होती है. ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? कब तक? जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है. एंड क्योंकि मैंने बात की टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो इनडायरेक्टली ओम्स लॉ रेजिस्टेंस कांस्टेंट की बात कर रहा है. ठीक है बेटा, ओम्स लॉ बोल रहा है करंट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोवाइडेड दैट कब तक? जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है बेटा, तो आप वन मार्क होता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, दूसरा मार्क होता है कब तक? जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है बेटा. नाउ वी हैव सम ऑफ द ग्राफ्स ऑफ ओम्स लॉ. ये मैंने आपको कुछ शेप्स ऑफ द कॉमनली आस्क्ड ग्राफ्स ऑफ ओम्स लॉ दिखा दी हैं. पहली शेप है हमारे पास रेजिस्टर या वायर. रेजिस्टर आई मीन फिक्स रेजिस्टर. ठीक है बेटा, ये फिक्स रेजिस्टर है. तो बेटा फिक्स रेजिस्टर हमारे पास ओमिक कंडक्टर है. ओमिक कंडक्टर क्या होता है बेटा? ऐसा मटेरियल जो ओम्स लॉ फॉलो करे. सिंस ओम्स लॉ करंट वोल्टेज ग्राफ है, ठीक है, तो ओम्स लॉ में करंट वोल्टेज ग्राफ अगर वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है विच इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ग्राफ, तो उसका ग्राफ क्या होगा? फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन. ठीक है बेटा, अब इसमें मैंने आपको बताया कि जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है करंट भी इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है बेटा? कांस्टेंट. ठीक है, अब इसमें दो, अगर एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस. ठीक है बेटा, वाई एक्सिस पे है करंट और एक्स एक्सिस पे है वोल्टेज. ठीक है, तो हमने तो पढ़ा है आर बराबर होता है वी ओवर आई, ये आई ओवर वी आर है, तो बेटा ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? 1/r के बराबर होगा. ठीक है, नाउ फिलामेंट की अगर हम बात करें तो फिलामेंट में देखो क्या बात हो रही है. जब जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, वोल्टेज, अच्छा यहां तक देखो शुरू में तो फिलामेंट लैम्प का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बट जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ने की वजह से हमारा फिलामेंट क्या हो रहा है? हीट अप हो रहा है, जिसकी वजह से फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेटा फिलामेंट की रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो बेटा करंट की वैल्यू कम हो रही है. करंट कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे. यू कैन सी द वैल्यू ऑफ करंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ हमारे पास फिलामेंट लैम्प का ग्राफ की शेप आपको समझाई जा सकती है. आई वुड रिकमेंड आप इन ग्राफ की शेप्स को समझने के साथ साथ 2-3 मरतबा बना के ड्रॉ कर लें. ठीक है बेटा, इनको याद रखें इनकी शेप्स को, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर बेशतर इनकी शेप्स के बारे में पूछता है. नेक्स्ट, डायोड. डायोड हमारे पास क्या डिवाइस थी बेटा? डायोड हमारे पास एक डिवाइस थी जो क्या था? सेमीकंडक्टर काम करता है. ठीक है बेटा, तो डायोड का सीन क्या है बेटा? अगर मैं डायोड की प्लेसमेंट कर रहा हूं तो बेटा देखो बैटरी का पॉजिटिव डायोड के एनोड से कनेक्टेड है और बैटरी का नेगेटिव डायोड के कैथोड से कनेक्टेड है. तो बेटा क्या करेगा? डायोड अपने थ्रू करंट को पास करवा देगा. ठीक है, एंड डायोड एज अ कंडक्टर काम करेगा, विच इज शोन बाय द बल्ब बीइंग ग्लोन. ठीक है बेटा, क्या? when anode of diode, which is this part, is connected with the positive terminal and cathode of diode is connected with the negative terminal, in that way diode allows current to pass through. और ये हम कैसे देख सकते हैं? या तो एमीटर लगा के देख सकते हैं, उसकी रीडिंग आएगी, या बल्ब को प्लेस करके देख देंगे, बल्ब ग्लो होगा. ठीक है, बट अगर मैंने डायोड को कनेक्ट किया है इस तरह कि cathode of diode is connected with the positive terminal and anode of diode is connected with the negative terminal, diode will not allow current to pass through and the bulb will not glow. Hence diode here is working as an insulator. ठीक है बेटा, तो डायोड को चेक करने का एक तरीकेकार ये है, डायोड लगा हुआ है ना, बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर डायोड है उसको उल्टा करके देखो, बल्ब ऑफ हो जाएगा.
तो एक साइड से डायोड कंडक्टर के तौर पे काम करता है, अदर साइड पे डायोड इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। तो बेटा देखें, जब मैंने डायोड को इस तरह कनेक्ट किया कि डायोड का एनोड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, डायोड का कैथोड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इट विल अलाउ करंट टू पास थ्रू, ठीक है, एंड विल वर्क एज अ कंडक्टर। बट फॉरन कंडक्टर नहीं बनेगा, इसको थोड़ा टाइम चाहिए कंडक्टर बनने में, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद कंडक्टर बनेगा। एंड रिवर्स बायस क्या है बेटा, जब आपने डायोड को कनेक्ट किया इस तरह के एनोड डायोड का बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, कैथोड डायोड का बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इट विल नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू। तो देखें वाई एक्सिस पे करंट है, करंट की वैल्यू मूव ही नहीं कर रही, वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे जा ही नहीं रही, तो इट्स नॉट अलाउइंग करंट टू पास थ्रू एंड हेंस द डायोड इज वर्किंग एज एन इंसुलेटर। सही बेटा। तो हमारे पास यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया अबाउट, यहां पर हमने डिस्कशन कर लिया अबाउट द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, एंड दैट इज वेयर वी आर डन विद 4.2 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की। बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पहला डिस्कशन तो हमारे पास सिंपल सर्किट सिंबल्स हैं, जो कि आपको याद करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है कि सेल का सिंबल ऐसा क्यों है, एमीटर का सिंबल ऐसा क्यों है। दीज आर द सिंबल्स गिवन बाय द साइंटिस्ट एंड वी हैव टू फॉलो देयर फुट स्टेप्स, ठीक है बेटा। तो हमारे पास हर सिंबल का, हर कंपोनेंट का मैंने आपको सिंबल प्रोवाइड किया है। यहाँ पे तो थोड़े से सिंबल्स हैं जो कॉमनली असेस्ड सिंबल्स हैं, लेकिन मैं जब आपको 4.3 रेगुलर क्लास में पढ़ा रहा था तो याद करो मैंने कितना डिटेल में आप लोगों को सारे सिंबल्स, उनके नाम, उनके पर्पसेस बताए थे। ये सारे के सारे आपके पास पीडीएफ आपकी ड्राइव पर ऑलरेडी अवेलेबल है और कैन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है बेटा। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। सीरीज सर्किट आर दो जिसमें करंट के फ्लो होने का एक ही रास्ता होता है। और बेटा सीरीज सर्किट के बारे में कहा जाता है, सीरीज सर्किट में करंट हर तरफ सेम रहता है, जबकि वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो होने के एक से ज्यादा रास्ते हो वो पैरेलल सर्किट कहलाता है, ठीक है बेटा। एंड पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है जबकि करंट डिवाइड होता है, ठीक है बेटा। तो सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड। सीरीज में करंट के फ्लो होने का एक ही रास्ता, पैरेलल सर्किट में करंट के फ्लो होने के एक से ज्यादा रास्ते। बेटा फिर हमारे पास यहाँ पर आते हैं पोटेंशियल डिवाइडर्स। तो पोटेंशियल डिवाइडर्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ऐसे सर्किट, ऐसे सीरीज सर्किट, क्योंकि जैसा मैंने बोला पोटेंशियल इज अनदर नेम ऑफ वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब ऐसे सर्किट जो वोल्टेज को डिवाइड करवाए। तो पोटेंशियल डिवाइडर्स आर नथिंग बट दे आर सीरीज सर्किट्स जो कि हमारी नीड के मुताबिक वोल्टेज डिवाइड करवाते हैं, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखें मैं आपको कुछ पोटेंशियल डिवाइडर्स के वेरिएंट्स दिखा रहा हूँ। पहले मैंने आपको पोटेंशियल डिवाइडर का वेरिएंट दिखाया है बिटवीन अ फिक्स्ड रेजिस्टर एंड अ वेरिएबल रेजिस्टर। समझाता हूँ इसे, गौर से सुनिएगा बेटा। बेटा सुना, जब मैंने इस पोटेंशियल डिवाइडर को डिस्कस करना है, मैंने यहाँ पे दो वोल्ट मीटर लगाए हैं। एक वोल्ट मीटर V1 मैंने R के पैरेलल लगाया हुआ है ताकि मैं R का वोल्टेज रीड कर सकूं। एक वोल्ट मीटर V2 मैंने R2 वेरिएबल रेजिस्टर के पैरेलल लगाया हुआ है ताकि मैं वेरिएबल रेजिस्टर का वोल्टेज स्टडी कर सकूं। ऑल दिस V इज कांस्टेंट। ये एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है यहाँ पे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R2 की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, जब R2 का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो R2 का वोल्टेज भी बढ़ेगा। क्यों बेटा, R2 की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो बेटा R2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो R2 के क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है बेटा। बैटरी का ज्यादा वोल्टेज जब R2 के अक्रॉस अपेयर होगा तो बैटरी का रिमेनिंग वोल्टेज जो कि कम वोल्टेज है वो R1 के अक्रॉस अपेयर होगा, तो बेटा क्या होगा, V1 कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ जैसा मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिवाइडर आर सीरीज सर्किट जिसमें मैंने इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी
तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी एंड हेंस पूरे सर्किट का करंट क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो यहां से समझो बेटा, मैंने क्या बोला, R2 बढ़ा तो R2 का वोल्टेज भी बढ़ गया, ठीक है बेटा। और जब बैटरी का ज्यादा वोल्टेज हमारे पास R2 पे अपेयर हो रहा है तो बैटरी का रिमेनिंग वोल्टेज विच इज लेस वोल्टेज R1 पे अपेयर होगा, तो V1 डिक्रीज हो गया। R2 बढ़ाने की वजह से पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो पूरे सर्किट का करंट कम हो गया। उल्टी बात करें, मैं व्हाट इफ मैं R2 डिक्रीज कर दूं, जब मैं R2 की वैल्यू डिक्रीज करूंगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। बैटरी का कम वोल्टेज यहां अपेयर हो रहा है तो बैटरी का ज्यादा वोल्टेज ऊपर अपेयर होगा, ठीक है। तो बेटा V1 इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई एंड पूरे सर्किट का करंट बढ़ गया। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया हुआ है। तो अगर आपको इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, आप चाहते हो इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन देखो, तो आई वुड रिकमेंड आप यहाँ से जाकर इसको स्टडी कर सकते हो। ये रहा, ये रहा, ठीक है। पूरी डिटेल्ड रिटन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट, अब हमारे पास है बेटा पोटेंशियल डिवाइडर बिटवीन फिक्स्ड रेजिस्टर एंड एलडीआर। एलडीआर हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल कंपोनेंट है, एक स्पेशल फैमिली का कंपोनेंट है, और इस स्पेशल फैमिली का नाम है सेमीकंडक्टर। ये वही फैमिली है जिससे डायोड भी बिलोंग करता है, ठीक है बेटा। तो डायोड और एलडीआर और थर्मिस्टर तीनों फैमिली एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तीनों सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। नाउ एलडीआर की खास बात क्या है, एलडीआर के नाम में आ रहा है लाइट, पूरा नाम क्या है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसके नाम में लाइट आ रहा है, तो जब एलडीआर को लाइट मिलती है कंडक्टर बन जाता है। कैसे बनेगा कंडक्टर, अपनी रेजिस्टेंस कम कर लेता है। और जब एलडीआर को अंधेरे में रखो, डार्क में रखो, इंसुलेटर बन जाता है। कैसे बनेगा इंसुलेटर, अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। तो देखो बेटा, जब मैंने डार्क एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो एलडीआर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, मिलियंस ऑफ ओम्स में होगी। तो बेटा एलडीआर के अक्रॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होगा, ठीक है। बैटरी का ज्यादा वोल्टेज नीचे अपेयर होगा तो बैटरी का कम वोल्टेज ऊपर अपेयर होगा, ठीक है बेटा। तो V1 डिक्रीज हो जाएगा। सिंस ये सीरीज सर्किट है जिसमें एलडीआर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो ओवरऑल पूरे सर्किट का करंट कम हो जाएगा। उल्टी बात करें, जब लाइट में होगा तो लाइट में एलडीआर की रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, टिपिकली 0 ओम्स तक पहुंच जाएगी, तो एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज भी बहुत कम हो जाएगा। बैटरी का कम वोल्टेज नीचे अपेयर होगा तो बैटरी का ज्यादा वोल्टेज ऊपर अपेयर होगा, ठीक है बेटा। जिसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, hence पूरे सर्किट का करंट बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। इसकी भी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास थर्मिस्टर है। तो जिस तरह एलडीआर के नाम में लाइट आ रहा है उसी तरह थर्मिस्टर के नाम में थर्म आ रहा है। तो उसे लाइट मिली थी वो कंडक्टर बन गया था, इसे हीट मिलेगी ये कंडक्टर बन जाएगा। उसे डार्क में रखा था वो इंसुलेटर बन गया था, इसे कोल्ड में रखेंगे इंसुलेटर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो थर्मिस्टर जब हॉट एनवायरनमेंट में होगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। इट अलाउज करंट टू पास थ्रू और ये कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या कह रहे हैं, जब कोल्ड एनवायरनमेंट में हमने थर्मिस्टर को रखा है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई तो उसका वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा होगा। बैटरी का ज़्यादा वोल्टेज नीचे अपेयर हो रहा है तो बैटरी का कम वोल्टेज ऊपर अपेयर होगा। सिंस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो पूरे सर्किट का करंट कम हो गया, ये वाली बात हो गई। सिमिलरली जब एलडीआर थर्मिस्टर हॉट एनवायरनमेंट में होगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो वोल्टेज भी बहुत कम होगा। बैटरी का कम वोल्टेज नीचे अपेयर होगा, ज़्यादा वोल्टेज ऊपर अपेयर होगा, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो पूरे सर्किट का करंट बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ इसकी भी डिटेल बेटा यहाँ पे देखो ऑलरेडी पूरी रिटन में मेंशन्ड है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन योर ड्राइव। एक मैं आपको
एक नज़र मैं आपको ड्राइव दिखा देता हूँ सो दैट दोज हु डोंट नो, वैसे वर्कशॉप वालों के लिए अलग से मैं एक ड्राइव बना दूंगा, लेकिन हमारे पास ड्राइव इस तरीके से अपडेटेड होती है। तो ये हमारे पास लेट्स सी, ये हमारे पास आपकी अभी मेरे करंट बैच की गूगल ड्राइव है जिसमें सारे चैप्टर्स के पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोडेड है। वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो हमारी वर्कशॉप के होंगे वो मैं आपका अलग एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, वर्कशॉप का यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो फोल्डर बने हुए ना, क्रैश बैच, रेगुलर बैच, एक फोल्डर में यहाँ पे और बना रहा हूँ फिजिक्स वर्कशॉप। ठीक है बेटा, और जितने भी पीडीएफ, जितने भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो वर्कशॉप में आएंगे। ठीक है बेटा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और है हमारे पास सिनेरियो, इफ यू वांट टू वॉच, इफ यू वांट टू गो थ्रू एनी पीडीएफ ऑफ द चैप्टर, यू कैन गो टूवर्ड्स आवर वेबसाइट। तो देखो यहाँ पे पूरे सिलेबस के पीडीएफ अपलोडेड है। जैसे अभी हम लोगों ने 4.3 पढ़ा है, मैं यहाँ गया, पासवर्ड है फिजिक्स वर्स, आपने बस यहाँ पे पासवर्ड इंसर्ट करना है, लेट इट ओपन जी, पासवर्ड इंसर्ट करना है फिजिक्स वर्स, इट्स ओपन। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज आई वाज टेलिंग यू गाइस कि सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है बेटा, तो आप इसे इजीली गो थ्रू कर सकते हैं यहाँ से। परफेक्ट, लेट्स मूव बैक टू द क्लास नाउ बेटा। थर्मिस्टर और एलडीआर के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों हमारे पास स्पेशल कंपोनेंट्स हैं विच आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। थर्मिस्टर को हीट मिलती है, रेजिस्टेंस मिनिमम करता है, कंडक्टर बन जाता है। एलडीआर को लाइट मिलती है, रेजिस्टेंस मिनिमम करता है, कंडक्टर बन जाता है, एंड वाइस वर्सा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा, आई मीन तीसरा चैप्टर आ रहा है विच इज द कंसीडर्ड एज द लास्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी जो दो चैप्टर पढ़े हैं वो डायरेक्ट करंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करता है। एंड डायरेक्ट करंट में हम लोगों ने बात की थी कि डायरेक्ट करंट में हम लोग कौन सा करंट फॉलो करते हैं बेटा, कन्वेंशनल करंट फॉलो करते हैं, विच इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है बेटा, कन्वेंशनल करंट हमारे पास फॉलो होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारे पास ओरिजिनल है। but because major amount of work has been done on this current, that is why the physicist demand us कि हम कन्वेंशनल करंट फॉलो करें। मैन यूनिवर्सिटी लेवल तक आप कन्वेंशनल करंट फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलो वापस चलते हैं। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। विद दैट लेट मी रिकॉल व्हाट एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऐसा करंट जो हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2 -1 0, कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो रही है। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। जबकि डायरेक्ट करंट में देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है, कांस्टेंट, डायरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये एक बेसिक डिफरेंस है ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट में। तो जैसा कि 4.4 चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट सेंट्रिक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में 3 वायर होते हैं। डायरेक्ट करंट में तो 2 वायर होते हैं, पॉजिटिव वायर, नेगेटिव वायर। पॉजिटिव को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव वायर का कलर रेड कलर होता है, नेगेटिव वायर का करंट ब्लैक कलर होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे अभी मैं आपको न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर और लाइव वायर के बारे में बताने जा रहा हूं, तो इनके भी कलर्स हैं। ठीक है बेटा, तो व्हेन यू टॉक अबाउट different types of wires as far as the alternating current is concerned, तो बेटा देखें हमारे पास वायर के
तीन कलर अवेलेबल है। लाइव वायर ब्राउन कलर का होता है, और लाइव वायर हमारे पास वो वायर है जिसका एक्चुअली आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है ना, हाई वोल्टेज 240 वोल्ट, वो लाइव वायर का वोल्टेज है। न्यूट्रल वायर वो वायर है जिसका 0 वोल्ट होता है, और न्यूट्रल वायर ब्लू कलर का होता है, और ये सर्किट कंप्लीट करता है। विदाउट न्यूट्रल वायर सर्किट वोंट वर्क। सही है बेटा। तो लाइव वायर का वोल्टेज है 220 वोल्ट, न्यूट्रल वायर का वोल्टेज है 0 वोल्ट, और इन दोनों वायर्स के पोटेंशियल का डिफरेंस 220 वोल्ट है। ठीक है बेटा। तो आप जो बोलते हो ना घर में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 220 वोल्ट आ रहा है, वो इन दोनों वायर्स के पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा। यानी अगर आपने वायर कनेक्ट ही नहीं किया तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लो नहीं होगा, एंड योर सर्किट वोंट वर्क। while this third wire is used sometimes, sometimes not। कब ये अर्थ वायर यूज होगा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ तब जब हम जिस अप्लायंस को यूज कर रहे हैं उसकी आउटर केस मेटल की है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंटर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला प्रिंटर रखा हुआ है, इसके आउटर केस हमारे पास प्लास्टिक है। आई डू नॉट नीड अर्थ वायर। ठीक है। ये माइक्रोफोन मेटल है, इसकी आउटर केस हमारे पास मेटल की है, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट कर रहा होता मुझे अर्थ वायर चाहिए होता। ठीक है बेटा। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के आउटर केस मेटल की है, तो बेटा मेटल के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है? अर्थ वायर रिक्वायर्ड है। कहाँ कनेक्ट होता है अर्थ वायर? मेटल केस से कनेक्ट होता है। जैसे आपके एसी के आउटर का केस मेटल का होता है, जो एसी का आउटर होता है जो छत पे रखा जाता है, तो वो मेटल का है, तो अर्थ वायर उसकी बॉडी के साथ स्क्रू हुआ हुआ होता है, कनेक्ट हुआ हुआ होता है। ठीक है बेटा। और अर्थ वायर का काम क्या है बेटा? अर्थ वायर प्रोवाइड्स अर्थ कनेक्शन। बिलफर्स कभी ऐसा हो कि आपके लाइव वायर का करंट मेटल की केसिंग से फ्लो होना शुरू हो जाए और कोई पर्सन बेध्यानी में उस मेटल की केसिंग को टच कर ले, तो अर्थ वायर क्या करेगा? अर्थ वायर करंट को आपकी बॉडी से फ्लो कर जमीन में जाने के मुकाबले में बेहतर पाथ प्रोवाइड करेगा। अर्थ वायर बोलेगा भाई क्यों बंदे के थ्रू पास हो रहे हो, इट्स नॉट ए गुड कंडक्टर। प्योर कॉपर वायर से पास हो वो बेटर कंडक्टर है। तो बेटा अर्थ वायर मेटल केस से जो ज्वाइन हुआ है, तो अगर कोई करंट मेटल केस में फ्लो हो रहा है तो अर्थ वायर सारा का सारा करंट अपने थ्रू जमीन में लेके चले जाएगा। सिंस करंट को आपसे बेटर ऑप्शन मिल गया, दैट इज अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में जाना, तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो इस तरह अर्थ वायर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। तो तीन तरह के वायर, लाइव वायर ब्राउन कलर का है, हाई वोल्टेज कैरी करता है, न्यूट्रल वायर ब्लू कलर का है, सर्किट कंप्लीट करता है, इसके 0 वोल्ट होते हैं, एंड अर्थ वायर येलो ग्रीन कलर का होता है और अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करता है। येलो ग्रीन कलर के ऐसे पैचेस बने हुए होते हैं, ग्रीन येलो इस तरह के पैचेस बने हुए होते हैं। फ्यूज बेटा हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा वफादार कंपोनेंट है फ्यूज। फ्यूज डज नॉट अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू अप टू इट्स रेटिंग। मतलब अगर फ्यूज की रेटिंग 4 एम्पियर है तो बेटा फ्यूज 3.99 एम्पियर तक के करंट को पास करवाएगा। जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़कर 4 एम्पियर होगी, फ्यूज क्या करेगा बेटा? इसके अंदर एक बारीक सा वायर जा रहा होता है, वो मेल्ट होगा, और जब वो मेल्ट होगा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स आप फ्यूज को इस्तेमाल कर रहे हो किस लिए? ताकि आपका सर्किट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट से बच सके। लेट मी शो यू इन अ डिटेल्ड वर्जन कि फ्यूज को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैं आपको एक सिमुलेशन की तरफ लेके चलूं, एंड इन दिस सिमुलेशन मैं आपको फ्यूज का प्रॉपर एक्शन समझाऊं कि फ्यूज काम कैसे करता है। आई नीड टू मेक अ सर्किट, एंड इन दिस सर्किट व्हाट आई एम डूइंग, मैं बेटा यहां पर एक अदद फ्यूज प्लेस कर रहा हूं और एक अदद बल्ब प्लेस कर रहा हूं। ठीक है। एंड सर्किट को मैं कंप्लीट कर देता हूं। लेट द सर्किट स्टार्ट वर्किंग। करंट की वैल्यू देखने के लिए मैंने यहाँ पे एमीटर लगा दिया। ठीक है बेटा। अब बेटा देखें हमारे पास फ्यूज की एक रेटिंग है। क्या रेटिंग है बेटा? सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्यूज की रेटिंग है 4 एम्पियर।
ये देखो नीचे हमारे सामने ये लिखा हुआ है फ्यूज की रेटिंग है 4 एम्पेयर। ठीक है बेटा, तो 4 एम्पेयर की रेटिंग का मतलब है 4 एम्पेयर पे फ्यूज ब्लो हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं आपको फ्यूज की रेटिंग तक करंट बढ़ाकर दिखाता हूं। ये देखो करंट मैंने 4 एम्पेयर तक लेके जाना है, लेस देन 4 एम्पेयर है करंट, फ्यूज काम कर रहा है, अभी भी फ्यूज काम कर रहा है क्योंकि करंट लेस देन 4 एम्पेयर है। एंड जैसा मैंने आपको बताया लास्ट करंट 3.99 एम्पेयर का होगा जिसपे फ्यूज सेफली काम कर रहा हो, क्योंकि ये फ्यूज उसकी रेटिंग 4 एम्पेयर है। जैसे ही मैंने करंट बढ़ाकर कितना किया, 4 एम्पेयर का किया, तो बेटा देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्यूज आपका ब्लो कर जाएगा और जो वायर फ्यूज में जा रहा था वो मेल्ट हो जाएगा। वायर मेल्ट हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, नाउ करंट डज नॉट फ्लो। एंड दैट इज हाउ फ्यूज अपनी जान की कुर्बानी देकर आपके सर्किट को बचाता है। ठीक है बेटा, दैट इज वाई मैं इसे सबसे वफादार कंपोनेंट कह रहा हूं। एंड व्हाट वी डू, once the fuse has been blown, we take it out, we throw it out and we place another fuse। ठीक है बेटा, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, once the fuse blows you have to replace it। नाउ ये मैंने आपको फ्यूज का बेटा इन डिटेल एक्शन समझा दिया। नाउ फ्यूज से ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी क्या है, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर भी फ्यूज की तरह काम कर रहा है। करंट जैसे ही लार्ज अमाउंट का बढ़ता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपके सर्किट को खराब कर सकता है, आप लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हीटिंग इफेक्ट बिल्डअप करता है जिससे आपके सर्किट में आग लग सकती है, तो जरूरी है फ्यूज या सर्किट ब्रेकर। ठीक है बेटा, तो सर्किट ब्रेकर का बस फायदा ये है, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं जिस घर में रह रहा हूँ 10 साल से वहां पे सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अभी तक खराब नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अब जिस तरह हमारे पास फ्यूज बड़ा वफादार कंपोनेंट है, उसी को मैं एक ऐसी चीज के साथ कनेक्ट करवा रहा हूं जो मेरी जान बचा रहा है। फ्यूज सर्किट की जान बचा रहा है, अर्थिंग मेरी जान बचा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट देयर कॉम्बिनेशन। सुनिएगा बेटा, बेटा जब हम बात करते हैं फ्यूज विद अर्थिंग, तो सुने, अगर हमारे पास कोई मेटल केस है जो कि लाइव हो गई है, कैसे, मे बी लाइव वायर की इंसुलेशन डैमेज हो गई है और वो डैमेज्ड इंसुलेशन लाइव वायर की मेटल की केस से कांटेक्ट बना रही है, तो बेटा क्या होगा, मेटल की केस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर मेटल की केस के साथ फ्यूज अर्थ वायर कनेक्टेड है, तो बेटा क्या होगा, सारा का सारा करंट मेटल की केसिंग से अर्थ वायर में जाएगा और जमीन में चला जाएगा। लेकिन मसला पता है क्या है, तो जमीन में अर्थ वायर पे जा रहा है जब करंट, तो इट इज एक्सपीरियंसिंग जीरो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। और जब करंट के रास्ते में ना होने के बराबर रेजिस्टेंस होगी, तो बेटा करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, शूट कर जाएगी। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या करेगा बेटा, हीटिंग इफेक्ट बिल्डअप करेगा। तो जो लाइव वायर का करंट मेटल की केस से होते हुए अर्थ में जा रहा है, उसकी वायर की उसकी करंट इतना बढ़ जाएगा कि जहां जहां से वो करंट आ रहा है पूरी की पूरी वायरिंग जल जाएगी, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो बंदा तो बच गया, बंदे को तो करंट नहीं लगा, लेकिन पूरी की पूरी वायरिंग जल गई। अब बेटा मैंने क्या किया, मैं इस मसले से बचने के लिए क्या करूंगा बेटा, लाइव वायर में फ्यूज को प्लेस कर दूंगा। फ्यूज हमेशा लाइव वायर में लगता है। ठीक है बेटा, लाइव वायर में फ्यूज को प्लेस कर दूंगा, तो बेटा क्या होगा, जैसे ही मेटल केस लाइव होगी, मेटल का लाइव वायर का करंट मेटल की केस में फ्लो होगा, तो सारा का सारा करंट मेटल की केस से अर्थ वायर के होता हुआ जमीन में चला जाएगा। दिस विल लीव मी अनहार्म्ड, मुझे करंट नहीं लगेगा। और जैसे ही करंट अर्थ में जाएगा, अर्थ की 0 ओम रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बेटा जो करंट लाइव वायर से होता हुआ अर्थ में जा रहा है, जैसे ही वो बढ़ता हुआ करंट फ्यूज की रेटिंग को सरपास करेगा, फ्यूज ब्लो हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो अर्थिंग ने मुझे बचाया इलेक्ट्रोक्यूशन से, और सर्किट को फ्यूज ने बचाया। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और खुद को सेफ रखने का। नाउ बेटा फ्यूज का एक्शन तो बता दिया, स्विच का एक्शन क्या होता है, अप्लायंस को ऑन या ऑफ करना। और ये दोनों कहाँ कनेक्टेड होते हैं बेटा, लाइव वायर में कनेक्टेड होते हैं। अर्थ वायर मेटल केस से कनेक्टेड होता है, फ्यूज
एंड स्विच लाइव वायर में कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, क्या डेफिनेशन है बेटा इलेक्ट्रिकल पावर की? द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है? करंट इनटू वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर करंट इनटू वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रिकल पावर की जगह मैंने आई भी लिख दिया, टाइम ऐसे ही रहा। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, गौर से सुनिएगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिलिंग, इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिलिंग। ठीक है बेटा, तो बिलिंग के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, एग्जामिनर पूछता है कि भाई आपने जितनी एनर्जी कंज्यूम की है उसका कितना बिल आ रहा है, तो बेटा बिलिंग को फाइंड फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या करना होगा? सबसे पहले आपने पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्जन वहां पे लिखे हुए हैं कन्वर्जन वाले सेक्शन में। एंड टाइम को आर में कन्वर्ट करना होगा। Once you are done converting power into kilowatt and time into hour, आपने क्या करना है? एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी की वैल्यू आती है 6 किलोवाट आवर। ठीक है बेटा, एग्जामिनर हर हाल में आपको बताएगा 1 किलोवाट आवर की प्राइस। ठीक है बेटा, तो लेट्स से एग्जामिनर ने बोला है 10 रुपीज इज द प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर, तो आपने क्या करना है बेटा? 1 किलोवाट आवर की प्राइस है 10 रुपए। ठीक है, एंड 6 किलोवाट आवर की कितनी कॉस्ट होगी? आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट क्या आ गई बेटा हमारे पास? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 1, यानी 60 रुपीज। ठीक है बेटा, तो हमेशा फिर दोबारा स्टेप सुन लो, आपने पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, टाइम को आवर में कन्वर्ट करना है। वंस यू आर डन कन्वर्टिंग, आपने एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। एग्जामिनर आपको बताएगा कि प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर कितनी है, और जो भी प्राइस हो उससे आप अपने नंबर ऑफ किलोवाट आवर जो आपने एनर्जी निकाली है उसे मल्टीप्लाई कर दिएगा। एंड दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 4.4। अब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट व्हिच इज 4.5। नाउ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन। और बेटा इस चैप्टर में हमारे पास इन डिटेल क्या बात हो रही होती है? सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया ऑफ द कॉइल। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल से पास हो रही है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। कैसे कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा सकते हैं? पहला तरीकेकार है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा अगर आप एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, अगर आप स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करेंगे। तीसरा, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाना चाहते हैं, यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मैग्नेट विद विच द मैग्नेट इज मूविंग। ठीक है बेटा, तो ये तीन तरीके कार हैं, आप कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा सकते हैं, कॉइल का एरिया बढ़ा दें, जिस मैग्नेट से आप मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्डअप कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ा दें, या फिर स्पीड ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स विच द मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल वो बढ़ा दें। ये तीन तरीके कार है मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द increase in magnetic flux? Because that is pretty much related to a law which is known as Faraday's law of electromagnetic induction. क्या कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेटा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of flux. रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। बोले इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ साथ, उतना ईएमएफ इंड्यूस होगी। कम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, कम ईएमएफ इंड्यूस होगी। ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ज्यादा ईएमएफ होगी। तो पेपर में बे इंतहा मर्तबा एक सवाल पूछा गया है, अगर एक कॉइल मैग्नेट के विसिनिटी में, मैग्नेट के करीब रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, तो बेटा हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो किस तरीके से हम समझाएंगे हाउ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इफ द
कॉइल इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, 3 मार्क के अगेंस्ट बताऊंगा। व्हेन द कॉइल रोटेट्स या व्हेन द कॉइल मूव्स, 1 mark, field lines linking the coil changes. Second mark, this causes a change in magnetic flux. Third mark, according to Faraday law, rate of change of magnetic flux is directly proportional to the EMF, so EMF induced. फिर दोबारा सुनो, जब कॉइल रोटेट करेगा फील्ड लाइन लिंकिंग द कॉइल चेंज होगी, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। एंड अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है बेटा। नाउ दूसरा एक और लॉ है हमारे पास विच इज नोन एज लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ फेरेडे लॉ में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ के बारे में बताता है, ज्यादा चेंज इन फ्लक्स आएगा ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेंजेस लॉ में डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताता है। और लेंजेस लॉ क्या बोलता है बेटा? लेंजेस लॉ बोलता है इंड्यूस करंट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो होता है कि जिसने उसे इंड्यूस करवाया है उसी के अगेंस्ट एक्ट करता है। सही बेटा। तो इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लो इन अ डायरेक्शन which opposes the cause of its induction. Let me tell you how to apply Lenz's law. ज्यादातर Lenz's law MCQs में एग्जामिनर मतलब थ्योरी में इसकी स्टेटमेंट पूछता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन MCQs में आती है। समझाता हूं मैं आपको कैसे इसकी एप्लीकेशन MCQs में आ सकती है। तो आई एम टेकिंग यू टूवर्ड्स वन ऑफ द MCQ एंड इन दिस MCQ मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से लेंजेस लॉ एग्जामिनर अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो बेटा ये आपकी वर्कबुक का 4.5 का MCQ नंबर 4 है। कह रहे हैं a magnet is dropped through vertical solenoid that is connected to the sensitive ammeter. तो मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा है कॉइल की तरफ आ रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे देखो हमने 2 उर्दू के सेंटेंस भी लिखे हुए हैं, करीब आने नहीं देता दूर जाने नहीं देता, तो इनका काम आएगा भी। कह रहे हैं बेटा करंट इज इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड एंड द सोलेनॉइड बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब मैग्नेट कॉइल के करीब आ रहा है फील्ड लाइन लिंकिंग द कॉइल चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फैराडे लॉ के मुताबिक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। ये एग्जामिनर हमें बता रहा है। कह रहे हैं विच रो डिस्क्राइब द पोलैरिटी ऑफ एंड वाई ऑफ द सोलेनॉइड। एंड वाई पे मुझे क्या पोलैरिटी मिलेगी सोलेनॉइड की? एंड द फोर्स बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द बार मैग्नेट। और क्या फोर्स होगी बिटवीन सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के दरमियान? व्हेन द मैग्नेट लीव्स द सोलेनॉइड, जब मैग्नेट सोलेनॉइड में से गुजर के उसको लीव कर रहा होगा, यानी ये मैग्नेट हमारे पास इस तरीके से मूव कर जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से यूं, ठीक है, फॉल करके यूं मूव कर जाएगा। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई और इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे हम किस तरीके से काम करेंगे। देखिए बेटा, जब मैग्नेट गुजर रहा है तो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे थे, करीब आने नहीं देता दूर जाने नहीं देता। करीब आने नहीं देता दूर जाने नहीं देता। तो यहां पे जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा अप्लाई हो रहा है? दूर जाने नहीं देता, क्योंकि मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है। दूर जाने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, दूर जाने नहीं देता क्योंकि मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है, दिस गिव्स द सेंस ऑफ अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन कैसे कहां पर होती है बेटा? 2 अनलाइक पोल्स के दरमियान होती है। तो अगर हमारा मैग्नेट का साउथ यहां पर है तो सोलेनॉइड का यहां पे क्या होगा बेटा? नॉर्थ। ठीक है बेटा। तो इस तरह हमने लेंजेस लॉ को अप्लाई किया। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे लेंजेस लॉ कैसे अप्लाई होगा। बेटा देखो मैग्नेट इस तरह मूव करके कॉइल के करीब आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस अप्लाई होगा बेटा? करीब आने नहीं देता। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एग्जामिनर ने पूछा नहीं है एमसीक्यू में। आंसर पहले मार्क कर देता हूँ बेटा। आंसर हमारे पास क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाई पे नॉर्थ। ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाई पे नॉर्थ, ये आंसर है। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पे मैं आपको समझा देता हूं एक और मर्तबा लेंजेस लॉ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बेटा देखें, मैग्नेट इज मूविंग नियर द कॉइल,
तो हमने क्या बोला भाई साहब, हमने बोला करीब आने नहीं देता, करीब आने नहीं देता गिव द सेंस ऑफ रिपल्जन। ठीक है बेटा, रिपल्जन क्या होती है, दो लाइक पोल्स के दरमियान, तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ और इधर साउथ। तो अभी देखो वाई पे साउथ बन रहा है। तो इस तरह आप लेंजेस लॉ अप्लाई करेंगे कि इंड्यूस करंट हमेशा इस तरह फ्लो होगा कि मैग्नेट ने उसे इंड्यूस करवाया है और मैग्नेट की मोशन को ही ओपोज कर रहा है। जब मैग्नेट कॉइल के करीब आने की कोशिश कर रहा है, करीब आने नहीं दे रहा। जब मैग्नेट कॉइल से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने नहीं दे रहा। ठीक है बेटा, परफेक्ट। लेट्स मूव बैक। अब बेटा हमारे पास बात हो रही है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की। ठीक है बेटा, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हमारे पास हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या है बेटा। इट्स अ परफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ Faraday law of electromagnetic induction. When the coil rotates, when the coil moves within the magnetic field, field line linking the coil changes, flux changes, and according to Faraday's law, EMF induces. ठीक है, अच्छा अब आप देखो बेटा हमारे पास इस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की डायग्राम एग्जामिनर अक्सर और बेशतर बनाने को बोलता है। तो डायग्राम आप कैसे बनाओगे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की, लेट मी शो यू। देखें बेटा, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की सिंपल सी डायग्राम बनानी है इस तरह। आपने एक बनाना है पोल जो कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, आपने एक बनाना है पोल जो कि साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेबल देम, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। बीच में आप बनाएंगे कॉइल लाइक दिस, एंड बेटा इस कॉइल को कनेक्ट करेंगे आप दो रिंग्स के साथ जिन्हें स्लिप रिंग्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, स्लिप रिंग्स के साथ आपके पास मौजूद होगा कार्बन ब्रशेस, और कार्बन ब्रशेस से होते हुए वायर आपके लोड से कनेक्टेड होंगे। मेरे लिए यहाँ पे लोड कौन है बेटा, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आई एम टेकिंग बल्ब एज अ लोड। लोड वो कहता है कि वो चीज कहलाती है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा जिसके अबाउट कॉइल रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट से मैं कॉइल को रोटेट करूंगा। नाउ लेबल देम, ये हमारे पास फील्ड मैग्नेट हो गया, ये हमारे पास कॉइल हो गया, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास हैंडल है जिससे हम कॉइल को घुमा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास स्लिप रिंग्स हैं, ये ब्लू वाले, ये ग्रीन वाला हमारे पास कार्बन ब्रश है, और ये हमारे पास बल्ब है। जैसे आप लोड लिख दें, तो ये आपके पास एक लेवल डायग्राम हो गई ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की, जो 2 से 3 मार्क के अगेंस्ट एग्जामिनर मल्टीपल टाइम पूछ चुका है। ठीक है बेटा, तो जस्ट टू शो यू, इतनी खूबसूरत डायग्राम शायद आप ना बना पाएं, इसलिए मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द डायग्राम बनाकर दिखा दिया। तो एक चीज एग्जामिनर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में सवाल क्या पूछेगा, जो ऊपर मैंने फैराडे लॉ में बताया था, व्हेन द कॉइल रोटेट्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, हाउ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन द कॉइल रोटेट, फील्ड लाइन लिंकिंग द कॉइल चेंजेस, फ्लक्स चेंजेस, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूसेस। ठीक है बेटा, दूसरा इसकी डायग्राम पूछ लेगा। तीसरा, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ने जो ईएमएफ जनरेट की है उसकी डायग्राम भी पूछता है। तो उसकी डायग्राम कैसी होती है बेटा, सिंपल है। डायग्राम कैसी होगी बेटा उसकी, वाई एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज होगा, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा, और बेटा डायग्राम होगी हाफ साइकिल पॉजिटिव
एंड हाफ साइकिल नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ अ डायग्राम ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स ईएमएफ, जो उसने ईएमएफ जनरेट किए, मे लुक लाइक। ना ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को में हम लोगों को फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करना होता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमारे पास किस तरीके से अप्लाई करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। सही बेटा, तो फॉर दैट मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपने एक्सपेरिमेंट वाले कैमरा पे। एन एक्सपेरिमेंट वाले कैमरा के थ्रू लेट मी शो यू हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा ये देखें, अभी मैं कॉइल ए की बात कर, आई मीन कॉइल की साइड ए बी की बात कर रहा हूं। ये वाली साइड ए बी जो है ना, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, और ये मेरा सीधा हाथ है। ठीक है बेटा, अब सुनो, इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मुताबिक ये हमारे पास क्या है? फोर्स। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारे पास करंट। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इसको आप याद रखने के लिए फादर मदर चाइल्ड भी कह सकते हो। फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड से करंट। तो मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, घर में एंटर होते ही सबसे पहले किसको ढूंढते हो? मम्मा को, अम्मी को ढूंढते हो। तो सबसे पहले मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करोगे, विच इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सही है बेटा, तो जरा देखें यहां पर, बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ अलाइन कर ली। ठीक है बेटा, अब जरा देखो, मैं कॉइल ए बी की बात कर रहा हूं। कॉइल ए बी पे फोर्स की डायरेक्शन कहां है? ऊपर। तो विदाउट मूविंग माय फर्स्ट फिंगर, मैं देखो अपने हाथ को किस तरह रोटेट कर रहा हूं। सी, तो देखो फोर्स भी, थंब भी फोर्स की डायरेक्शन में आ गया। फील्ड ऑलरेडी अपनी डायरेक्शन में थी, थंब भी फोर्स की डायरेक्शन में आ गया। और करंट किधर जा रहा है? ए टू बी। देखो डायरेक्शन करंट किधर जा रहा है? ए टू बी। तो दैट इज वाई यहां पे हमारे पास ए टू बी डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्लास, अगर आप देखें ए टू बी डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दिख रही है ग्रीन कलर के एरो से। ठीक है बेटा, उल्टी बात करता हूं, दूसरे पार्ट पे दिखाता हूं सी टू डी में क्या हो रहा है। तो बेटा सी टू डी के मुताबिक अभी भी आप देखें फील्ड अभी भी नॉर्थ टू साउथ यूं है, लेकिन अब फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो देखो विदाउट चेंजिंग माय फर्स्ट फिंगर, मैंने क्या किया, अपने थंब को फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर लिया। ठीक है, और ये जो करंट है, ये करंट की डायरेक्शन हमारे पास किधर आ रही है बेटा? सी टू डी। ठीक है, करंट जा रहा है सी टू डी, एंड दैट इज हाउ हमने यहाँ पे देखा है कि करंट हमारे पास सी टू डी ग्रीन कलर से मार्क हुआ हुआ है। तो दैट इज हाउ यू यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अब एक कंफ्यूजन और आती है बच्चे के माइंड में कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कब कब अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे हम जब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की बात हो रही हो, जब नेगेटिव चार्ज मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, और जब करंट अननोन हो, तब हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के ग्राफ में हम क्या बात करते हैं बेटा? ग्राफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग जनरेटर हमेशा बताते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल कर दिए तो ईएमएफ डबल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 1.5 बॉक्सेस ऊपर जा रही है ईएमएफ, 1.5 बॉक्सेस नीचे जा रही है। यहाँ पे देखो बेटा ऑलमोस्ट 3 बॉक्सेस ऊपर जा रही है, 3 बॉक्सेस नीचे जा रही है। क्यों? ईएमएफ डबल क्यों है? क्योंकि मैं नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं स्पीड डबल कर देता हूं तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। स्पीड डबल करोगे तो ईएमएफ डबल हो जाएगी। ना सिर्फ ईएमएफ डबल होगी, फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी। ठीक है बेटा, तो मैंने जब स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड की, बेटा हमारे पास क्या होगा? ईएमएफ
डबल हो जाएगी। तो पहले 1.5 बॉक्सेस थे, अब 3 बॉक्सेस जा रहे हैं। तो बेटा स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है? पहले 1 सेकंड लग रहा था लेट्स से फील्ड लाइंस लिंकिंग द कॉइल को चेंज होने में, अब स्पीड बढ़ा दी, वही काम आधे सेकंड में हो रहा है, स्पीड डबल कर दिया आपने। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारे पास स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल बढ़ जाएगी। आसान लफ्जों में, मैंने जब स्पीड डबल की, पहले कॉइल को एक चक्कर कंप्लीट करने में 1 सेकंड लग रहा था, ठीक है, अब कॉइल को एक चक्कर कंप्लीट करने में 0.5 सेकंड्स कर लग रहे हैं, क्योंकि मैंने स्पीड डबल कर दी। स्पीड डबल कर दी तो कॉइल ज्यादा रोटेट करेगा इन द गिवन टाइम, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड बाय द कॉइल डबल हो जाएगी अगर स्पीड डबल हो रही है। तो ईएमएफ डबल हो जाएगी अगर स्पीड डबल होगी, ईएमएफ डबल होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास डबल हो जाएगी अगर स्पीड डबल होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखें जितने टाइम में ब्लू वाली वेव एक कंप्लीट हो रही है, उतने ही टाइम में पर्पल वाली वेव डबल एम्पलीट्यूड के साथ, डबल ईएमएफ के साथ 2 कंप्लीट हो रही है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरफ। नाउ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की जब आप बात करते हैं तो यहां पे जो रूल यूज होगा उसका नाम है मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। मैक्सवेल राइट हैंड रूल क्या कहता है बेटा? मैक्सवेल राइट हैंड रूल कहता है पॉइंट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में करंट की डायरेक्शन है इनटू द वायर लाइक दिस। करंट जा रहा है इस वायर में किस तरह बेटा? यूं करंट जा रहा है। ठीक है बेटा, सो क्या करेंगे बेटा? इफ यू पॉइंट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब को पॉइंट कर दिया, द कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि कॉइल ने जनरेट की है। तो फिर दोबारा देखें यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इफ द करंट इज शोन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब अपने सीधे हाथ का थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो इनवर्ट करंट कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। मेरे सीधे हाथ की फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल्ड हो रही है। लेकिन अगर करंट आउट ऑफ द कॉइल, आउट ऑफ द वायर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इफ यू पॉइंट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी आउटवर्ड करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन होता। ना बेटा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक बात और सुनो, 3 मार्क का ये पैटर्न बनाने को आ सकता है हमारे पास। तो पहला मार्क क्या होता है बेटा? तमाम सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो, यानी तमाम सर्कल्स का सेंटर एक ही हो। दूसरा मार्क किस चीज का हो सकता है बेटा हमारे पास? दूसरा मार्क हमारे पास होगा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ट करंट है जिसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो। ठीक है, और अगर आउटवर्ड करंट है जिसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो। और तीसरा मार्क है बेटा नियर द वायर सर्कुलर पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड करीब करीब होंगे, which shows near the wire field is stronger and away from the wire magnetic field weaker होगी, which shows हमारे पास बिगर सर्कुलर पैटर्न बन रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखें मैंने 3 मार्क्स जस्टिफाई किए हुए। concentric circle, diameter gets bigger as you get away from the center and correct direction using Maxwell's right hand rule। ठीक है बेटा, इनवर्ट करंट के लिए क्लॉकवाइज फील्ड ये याद कर लो, आउटवर्ड करंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज फील्ड। नाउ बेटा, फिर हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी फोर्सेस बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, जिसपे हमने बोला था लाइक करंट्स कहते हैं अट्रैक्ट, क्योंकि लाइक करंट्स एक ही जैसी डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है ऐसा
कि एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है बेटा, सिंस पैटर्न जब आपस में मिल जाए इट्स अट्रैक्शन। तो बेटा ये पैटर्न मैक्सिमम 4 मार्क के अगेंस्ट पेपर में मांगा गया है मल्टीपल टाइम। 2 मार्क इज फॉर द ब्लैक पैटर्न, 1 मार्क इज फॉर द डायरेक्शन। इनवर्ट करंट है तो देखो क्लॉकवाइज फील्ड जा रही है, एंड सिंस इट्स अ पैटर्न ऑफ अट्रैक्शन तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और हमने एक लॉ बना लिया यहाँ पे कि लाइक करंट, एक जैसी डायरेक्शन के पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर वायर्स आर कैरिंग अनलाइक करंट यानी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आप आउट ऑफ द बोर्ड करंट है, ये इनटू द बोर्ड करंट है, तो बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर। अनलाइक करंट आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे लुकिंग एट द पैटर्न, since the pattern is not meeting with each other. So 2 marks is for the pattern is not meeting. 1 mark is for the direction which shows the direction is हमारे पास यहाँ पर इस वाले की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये इन्वर्ट करंट है तो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मुताबिक पैटर्न जा रहा है। एंड क्योंकि ये रिपल्शन है तो बेटा फोर्सेस के एरोज विल बी अवे फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक लॉ बना लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन की करंट्स वाले वायर आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ तक आज करेंगे, सही है बेटा, ताकि आपको Q&A का भी टाइम मिले, हम यहाँ तक बात करेंगे। बेटा अब हम बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड हमारे पास क्या है बेटा, सोलेनॉइड हमारे पास एक कॉइल है जिसे बनाया जाता है बाय वाइंडिंग द वायर इन द शेप ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है बेटा, एंड सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने का भी रूल हमें मैक्सवेल ने दिया है जिसका नाम है राइट हैंड ग्रिप रूल। मैक्सवेल क्या कहता है बेटा, इफ यू कर्ल द फिंगर्स इफ यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो करंट कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे देखो करंट मूव कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं अपने सीधे हाथ की फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर लूं, थंब रिप्रेजेंट्स नॉर्थ। ठीक है बेटा, फिर दोबारा सुनो, इफ आई कर्ल द फिंगर्स ऑफ माई राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट्स नॉर्थ, यानी ये वाला एंड साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखो यहाँ पे साउथ है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास मैक्सवेल का राइट हैंड ग्रिप रूल है। ठीक है, तो इफ यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट्स नॉर्थ। बेटा अगर ये वाला एंड हमारे पास नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एंड हमारे पास साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस लुक्स लाइक अ बार मैग्नेट, and that is why the magnetic field pattern of a solenoid looks like the magnetic field pattern of a bar magnet। सही बेटा, किस तरह बार मैग्नेट का पैटर्न कैसा होता था, यूं। ठीक है, बस बार मैग्नेट अंदर से सॉलिड होता था, ये सॉलिड नहीं है, ये अंदर से खाली है, स्फेयर है, स्फेयर बोल रहा हूँ, हॉलो है, खाली है, जैसे स्प्रिंग होता है। तो बेटा ये लाइन मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, ये लाइन मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, ये मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, ये इससे ज्वाइन कर दूंगा, ये इससे ज्वाइन कर दूंगा। तो पैटर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट बट इट्स ज्वाइनिंग इन बिटवीन। ठीक है बेटा, लाइक दिस। नेक्स्ट, what are the factors which on which the magnetic field strength produced by solenoid depend? अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड बढ़ जाएगी। अगर मैं करंट थ्रू द सोलेनॉइड बढ़ा दूंगा तो सोलेनॉइड ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जनरेट करेगा। और अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर आयरन की कोर को इंसर्ट कर दूं, मतलब सोलेनॉइड इस तरह है, इसके अंदर आपने आयरन रॉड इंसर्ट कर दी, तो बेटा क्या होगा, सोलेनॉइड जब मैग्नेटाइज होगा साथ साथ वो आयरन को भी मैग्नेटाइज कर देगा। तो बेटा दो दो फील्ड हो जाएंगी, एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और एक आयरन की मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। इन दैट वे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड हमारे पास बढ़ जाएगी। सही है बेटा, आई एम पुटिंग stamp here that this is where we have completed on our day 1 of the workshop।
And meanwhile, I'm switching on the chat box. You can write, only send the message to chat questions. And ख्वाजा माज, आप पूछो क्या कह रहे हो आप? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जो एसी जनरेटर में जो कॉयल होता है वो क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है वो। एसी जनरेटर में जो कॉयल होता है ना, वो खास किस्म का वायर होता है जिसका नाम होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत बारीक लेयर होती है इंसुलेशन की। तो सर जो क्या कहते हैं हम जो क्या कहते हैं जो कॉयल होता है वो तो हम मैनुअली खुद खुद से उसको हिलाते हैं ना, मतलब, या फिर वो ऑटोमेटेड होता है। जनरेटर में आप मैकेनिकल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फॉसिल फ्यूल एनर्जी, को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करवा के उसे घुमा रहे होते हो, लेकिन अगर आप खुद उसे घुमाना चाहें तो आप वो कर सकते हो। सर मैग्नेट की जरूरत क्यों है फिर, अगर वो घूम ही रहा है तो? बेटा सर मैग्नेट की मैग्नेट ज़रूरत तो इसलिए है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी तो कॉयल रोटेट होगा, तो फील्ड लाइन लिंकिंग द कॉयल चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है सर। सर क्या आप एटीपी करवाएंगे? एटीपी की वर्कशॉप में होंगे। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज रोहेल। अच्छा भाई, कुछ अस्सलाम वालेकुम सवाल आया सर। मैं। वालेकुम अस्सलाम रोहेल। सर ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था, एंड वाला पार्ट में आपने चार्जेस वगैरह बताई थी ना, उसकी कंडक्टिंग वायर्स वगैरह की, ये सब मुझे समझ नहीं आया। कौन सी चार्जेस? करंट कैरिंग वायर की जो चार्जेस वगैरह का आपने बताया था ना, वो वाला ये समझ वाला नहीं आया पार्ट? था। जी। अच्छा बेटा देखो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमारे पास यहाँ पर एक जैसे डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, तो बेटा इसकी भी फील्ड हमारे पास हो गई क्या? क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसकी भी फील्ड हमारे पास कैसी हो गई? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों होगी? क्योंकि इनवर्ट करंट है, इनवर्ट करंट की अ- क्लॉकवाइज फील्ड होती है। मैंने बोला याद कर लो, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल के मुताबिक फील्ड इनवर्ट, क्लॉकवाइज फील्ड, फील्ड आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड। ठीक है सही है, और दूसरा उसका बराबर वाला? ना बेटा देखो, अब ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, और ये पैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है हमारे पास आपस में एक दूसरे को। तो इसीलिए ये फील्ड और ये फील्ड आपस में ज्वाइन हो गई। ठीक है, सिंस अच्छा। पैटर्न ज्वाइन ठीक। हो गया, इट्स अट्रैक्शन। सही। और दूसरा वाला? यहां पे बेटा ये आउटवर्ड करंट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज फील्ड शो कर रहा है, और ये इनवर्ट करंट जो कि क्लॉकवाइज फील्ड शो कर रहा है। तो जरा देखो, ये फील्ड और ये फील्ड क्या कर रही है? आपस में ओपोज कर रही है। ठीक है, ये फील्ड क्या कर रही है? आपस में ओपोज कर रही है, इसलिए पैटर्न आपस में मिला नहीं, इट्स अ पैटर्न ऑफ रिपल्जन। ठीक है, तो अगर ये क्या नाम है, वो जो पहला वाला था जिसके अंदर अपने दोनों सेम फील्ड्स रखी थी, इसके अगर दूसरे के अंदर भी हम लोग मल्टीपल वायर्स वगैरह में ऐसी रखें तो सारी आपस में होंगी, या सिर्फ वो जो सिर्फ दो साथ में मिल रही वायर्स हैं को प्लेस करना होगा, मल्टीपल नहीं, सिर्फ दो वायर्स। अच्छा। ठीक और है, सर वो एसी जनरेटर में आपने उसे कंपोनेंट्स का नहीं बताया। बताया ना, जब डायग्राम मैंने बताई है, मैंने कंपोनेंट्स के बारे में बताया, दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, स्लिप रिंग जो है मेक श्योर करता है कि हमारा कॉयल उलझे ना। कार्बन ब्रशेस जो हैं, जो करंट आप जनरेट कर रहे हो उससे आगे बल्ब तक ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, लाइक दिस। हम्म। और वो आपस में क्या नाम है, 180 डिग्रीज भी तो घूमता है ना, ऐसा कुछ होता है उसका, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो कॉयल पहले 180 डिग्रीज राइट पे घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बेटा कॉयल की डायरेक्शन तो एक ही रहेगी ना, कॉयल यूं ही घूमेगा बस। ऐसा नहीं है कि कॉयल आप पहले यूं घुमा रहे हो, फिर आप कॉयल यूं घुमा रहे हो, कॉयल एक ही डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो क्यों एसी जनरेटर में तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए उसको उल्टा करना होता है, रिवर्स नहीं करना होता है करना होता डायरेक्शन को? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये स्लिप रिंग हर हाफ साइकिल में जब कॉयल उल्टा हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन खुद ही उल्टी होती है। कम्यूटेटर अच्छा यही तो वो काम करता है, हर हाफ साइकिल में उल्टी डायरेक्शन को उल्टा करता है, तो फिर करंट डीसी मोटर में हर डायरेक्शन में सेम फ्लो होता है। कॉइल्स समझे? मतलब सीधा होते हैं, स्लिप रिंग्स उसको उल्टा करते हैं डायरेक्शन को। जी, अच्छा सही। हाफ थैंक यू। साइकिल के बाद कॉयल उल्टा होगा तो स्लिप रिंग जो आगे करंट पास कर रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन का हो जाता है। ईमान जीनत। सर इन आवर सिलेबस जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो सिर्फ एसी जनरेटर में यूज हो रहा है, राइट, एंड बाकी सब में मोस्टली लेफ्ट हैंड रूल है।
बेटा मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया है एसी जनरेटर, और जब नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा हो, और जब करंट अननोन हो। दीज आर द थ्री पॉसिबल सिनेरियो जब आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। इसी तरह जब मैं लेफ्ट हैंड रूल बताऊंगा तो डीसी जनरेटर, पॉजिटिव चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड जब फोर्स अननोन हो तो डीसी लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अरहम, बेटा अभी अरहम के बाद मैं कुछ रिटन क्वेश्चंस को स्टडी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो सर ये जो होता है कम्यूटेटर ब्रशेस और ये कार्बन ब्रशेस, सर इनका काम सिर्फ करंट को कांस्टेंट रखना होता है ना? कार्बन ब्रशेस का काम है जो करंट जनरेट हुआ है या जो आप करंट प्रोवाइड कर रहे हो उसे सेफली ट्रांसपोर्ट करवाना। वही सर, वो कांस्टेंट कनेक्शन वाली बात है। सर मार्क्स स्कीम में ना बाज़ औक़ात जो हम लिख रहे हैं उसमें उसके कॉन्सेप्ट्स तो सही हो रहे होते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं फिर। कांस्टेंट रखने का काम नहीं है, क्योंकि वो है ना कंडक्टर है, तो बस ये क्या कर रहा है, जो करंट आपने जनरेट किया है वो आगे ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है, एंड फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फिक्स कर देते ना तो आपका कॉइल उलझ जाता। ठीक है, अच्छा जी। अब Assalamu alaikum, how are you, sir? I know. Okay. When the examiner asked us to draw the voltmeter for the bulb, you said should label the components afterward. My question is, do we label all the components? तमाम कंपोनेंट बेटा लेबल करने होते हैं। रिपीट द वर्किंग ऑफ द जनरेटर एंड कंपोनेंट। बेटा जनरेटर में जब कॉइल रोटेट करता है, फील्ड लाइन लिंकिंग द कॉइल चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस होता है। जनरेटर के 4 कंपोनेंट हैं। एक फील्ड मैग्नेट है विच इज अ परमानेंट मैग्नेट, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिससे कॉइल बना है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है। स्लिप रिंग्स आपके पास कॉइल को उलझने नहीं दे रहे, एंड दे आर प्रोवाइडिंग करंट। कार्बन ब्रश आपके पास दो काम कर रहा है, कॉइल को जो करंट जनरेट हुआ है वो आगे ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है बिटवीन द स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रशेस। व्हाई डज द डायोड नीड सम टाइम टू बिकम कंडक्टर? क्योंकि डायोड की बाय नेचर क्या है, वो इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर से कंडक्टर में कन्वर्ट होने के लिए उसे कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए होता है। डिड वी फिनिश सेक्शन 4 नाउ? थोड़ा सा रह गया है बेटा। रेगुलर में सिलेबस खत्म हो गया जी बेटा। अच्छा जी, इन सीरीज सेम वोल्टेज स्प्लिट्स, करंट सेम वोल्टेज स्प्लिट्स, एंड इन पैरेलल वोल्टेज से, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। यू डिडंट टीच इंड्यूस मैग्नेटिज्म। हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली असेस्ड डिस्कशंस हैं, ठीक है बेटा। डू नॉट एक्सपेक्ट के 6 घंटे में मैं आपको 8 महीने का सिलेबस कवर करवाऊंगा, मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ। अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल का फर्क अभी बताया मैंने ईमान को। यू यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एसी जनरेटर, हाँ बेटा ये लिखवा दिया, सामने लिखा हुआ है बेटा। अच्छा जी, हाउ मेनी पास पेपर शुड बी डन फॉर द थ्योरी पेपर? मैं 4 करवाऊंगा, 4 से 5 करवाऊंगा बेटा। क्लास एंड हो गई बेटा। आई एम कंफ्यूज, पावर को हम मिनट्स में करते हैं या सेकंड्स में? इजंट द ओनली लेफ्ट हैंड रूल इन ओ लेवल्स? बेटा लेफ्ट हैंड रूल ओ लेवल आईजीसीसी दोनों में है, और पावर को मिनट्स में क्यों करेंगे? पावर तो वॉट और किलोवाट में होगी ना। आई हैव एलडीआर पावर्ड नाइट लैम्प, ओके, डिस्क्राइब। ठीक है ठीक है। क्या कह रहे हो, इज समथिंग एल्स बीइंग यूज्ड विद एलडीआर? नहीं बेटा, उसने बस एलडीआर को बल्ब के साथ पैरेलल में लगाया हुआ है, जो हम लोगों ने रेगुलर बैच में डार्क डिटेक्टर पढ़ा था, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट स्विच पढ़ा था, वैसे आपका लैम्प काम कर रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इब्राहिम शोएब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हमने एक करंट कैरिंग कॉइल है ना सोलेनॉइड, इसके अंदर अगर हम, आपने बताया था आयरन की जो बार होती है, तो अगर उसको हम लोग डालेंगे तो बेसिकली होता क्या है? जैसे मॉक के अंदर भी उससे रिलेटेड कुछ सवाल आया था हमारा, जो मॉक नहीं सॉरी मेड के अंदर। बेटा होगा ये जी। नितेश, क्लास खत्म हो गई है, मैं बस Q&A कर रहा हूँ। होता ये है इब्राहिम, जब आप सोलेनॉइड में आयरन को इंसर्ट करोगे तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब आपके पास दो फील्ड हो गई, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड बढ़ जाएगी, क्योंकि दो फील्ड हैं जो सेम डायरेक्शन में है।
तो मतलब बेसिकली ये होगा कि अगर हम लोग को अगर कंक्लूजन या फिर आउटकम मांगे एग्जामिनर, तो हम लोग ये लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी बस। जी, रीजन मैंने आपको बता दिया। एंड सर वो भी पूछना कि जो अगर हम लोग का डीसी मोटर हो गया, तो उसके अंदर है ना, वो अक्सर औकात एग्जामिनर पूछता है कि आपका फोर्स क्यों हो रहा है। जो मैं लिखता था ना, वो ये लिखता था कि एक तो परमानेंट मैग्नेट की आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा आपकी कॉइल के अंदर करंट कैरिंग कॉइल है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई होती है। तो मैं लिखता था कि दो है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है, दैट्स व्हाई फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या सही होगा? ठीक है, यही रीजन है। जाकिर रायान फैसल, बेटा मिक्स एंड मैच हाँ सर। अनम्यूट कर रहा हूँ और आपके रिटर्न क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। जी रायान। सर वो क्या कहते हैं इसको, एक आता है ना सवाल कि हाउ द फोर्स इज जनरेटेड विद इन द एसी जनरेटर, वो हाउ द समझ नहीं आ रहा फोर्स इज सर। जनरेटेड है? जी सर, पॉसिबल में आया हुआ है फोर्स एसी जनरेट, जनरेटर का। बेटा फोर्स तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एसी जनरेटर फोर्स थोड़ी जनरेट करेगा। एसी जनरेटर करंट जी जनरेट सर, एक आया करेगा। था वो, पॉसिबल में लिखा था हाउ द फोर्स इज जनरेटेड, मेरे मॉक में भी आया था, मैंने पता नहीं पिछले आप साल मुझे देखा था, दिखा उसमें लिखा दिएगा, था क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में तो जैसे मैंने डायग्राम में भी दिखाया, आई मैकेनिकल हैव एनर्जी होती टू है ना सर वो। रोटेट द कॉइल। ठीक है, एसी हाँ वो तो जनरेटर का पता है, काम मैकेनिकल करंट एनर्जी जनरेट जो करने का है, हाँ, मोटर का काम फोर्स जनरेट करना। ये और सर वो क्या कहते हैं, वो वाला नहीं करना, वो हमने वो जो बाकी हमारे वो रह गए थे 1.1 का वो वर्नियर के वो वो वर्नियर मैं कैलिपर और वो वर्नियर माइक्रोमीटर कैलिपर स्लूप नहीं की है, वो कैलकुलेशंस। मैं आपको एक तो रिव्यू सेशन के थ्रू भी करवाऊंगा, और सैटरडे या संडे जिस दिन हमारी वर्कशॉप नहीं है, मैं एक्स्ट्रा क्लास कॉल कर लूंगा छोटी सी। वो बहुत माइन्यूट है, सही वो हमारी रिव्यू बुक से भी हो जाएगा। सही है। और सर एक और वो सवाल ये था कि क्या कहते हैं इसको, वो जो आपने उसमें नोट्स में जैसे था ना कि वो कॉइल अगर लाइक फॉर सपोज उसका लाइक लेस सरफेस एरिया एक्सपोज टू लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से लेस फ्लक्स हो रहा है, मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, फिर अगर मोर मोर सरफेस एरिया एक्सपोज है तो जिससे मोर फ्लक्स जो है वो जनरेट हो रहा है, फिर ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा हो रही है। वो वाला रीज़न भी, वो वाला आप वर्किंग भी लिख सकते हैं इसी जनरेटर की उसमें, थोड़ा सा इस वो तरीके से तो करके। बेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर आप मतलब एक्चुअल वर्किंग हमारे जो पीडीएफ हैं उसमें जाएं, वहाँ पे तो अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये रहा, ये रहा। ठीक है, और साफ दिख रहा है, यहाँ पे छोटा एरिया है तो कम फील्ड लाइन लिंक हो रही है, बड़ा एरिया है तो ज़्यादा फील्ड लाइन लिंक हो रही है। ठीक है, और सर एक और सवाल ये था, और सर वो एक और ये सवाल ये था कि जैसे नहीं सुना, हो गया सर। ओके। रायहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे एक सवाल था, 4.2 में आप वहाँ ले सकते हैं? जो 4.2 उसकी बिल्कुल जा सकते हैं बेटा। उस पे मुझे ग्राफ्स पे सवाल था। ओम्स लॉ के ग्राफ। जी जी। जी बेटा, ओम्स लॉ के ग्राफ में क्या सवाल है आपका? सर मुझे मायशा, पूछना था जैसे एक मिनट रुकना। मायशा आप भी सुनो, आपका भी ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ का सवाल है। जी बेटा। सर मुझे इसमें पूछना ये था, जैसे R इज इक्वल टू वी हो रहा है रेजिस्टेंस की इक्वेशन, जब भी हमें रेजिस्टेंस निकालनी हो, तो जब इस तरह हो कि y एक्सिस पे करंट हो और वोल्टेज x एक्सिस पे हो, तो इसमें जब भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, मतलब जब भी ग्रेडियंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी ना बिल्कुल, इस ग्राफ में? क्योंकि ग्रेडियंट 1/r है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा। एंड सर मतलब ये ज्यादातर फिलामेंट और जितना भी इन ग्राफ्स में होता है, तो आई करंट वाई एक्सिस पे ही होता है, कभी मतलब करंट अगर वाई एक्सिस, मैक्सिमम टाइम्स करंट वाई एक्सिस पे होता है, लेकिन कभी उसने करंट एक्स एक्सिस पे दिया है, तो फिर मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में बताया था, अगर हमारे पास ग्राफ ऐसा है कि करंट एक्स एक्सिस पे हो तो वो वी आई ग्राफ होता है, और वी आई ग्राफ का ग्रेडियंट हमारे पास 1/r के बजाय क्या होता है? r होता है। रेजिस्टेंस, जी, जब भी ग्रेडियंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। जी। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल ये था, उसमें एसी जनरेटर और उसमें था एसी जनरेटर में जैसी वो है स्प्लिट रिंग्स, और डीसी में आई थिंक स्लिप, नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, जो एसी में वो स्प्लिट रिंग्स हैं और नहीं स्लिप है, सॉरी, और एसी में उसमें स्लिप है, डीसी में। डीसी में जी जी। स्प्लिट है। जी सर, मुझे इनमें पूछना था, डिफरेंस अक्सर आ जाता है ना, कि मतलब कंफ्यूज करने के लिए, कि ये काफी वो है, तो आप डिफरेंस बता सकते हैं दोनों का? बेटा
एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं, वो इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो। स्प्लिट रिंग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स मतलब सेम डायरेक्शन में रखता है करंट को, ठीक है। हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रिवर्स डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, तो रिवर्स को रिवर्स कर दिया तो डायरेक्शन सीधी हो जाती है। समझ रहे हैं? बस ये डिफरेंस है। जी। और सर ऑब्वियसली उसका ग्राफ भी ऑल्टरनेटिंग का उस तरह होता है ना कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वैल्यूज। जी बेटा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। जी सर ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अली बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। How are you, sir? मैं ठीक हूँ बेटा, आप सुना? Sir, we know that if we increase the speed of rotation of AC generator, the frequency of the AC generator increases. So जी। how can we identify it? हाउ कैन यू Frequency. आइडेंटिफाई? आप एक काम ये कर सकते हैं, जो आउटपुट करंट है ना उसे ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर दें, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी ऑन द ऑसिलोस्कोप स्क्रीन दैट द नंबर ऑफ पीक्स जनरेटेड आर नाउ इंक्रीजिंग। Also, sir, we know that the AC in an AC generator, the split ring is responsible for not reversing the current direction, right? जी, स्लिप रिंग। So what happens to the dashboard when it's vertical, like when it's straight? बेटा जब स्लिप रिंग सॉरी कॉइल स्ट्रेट होगा ना तो ईएमएफ जीरो होती है, ठीक है बेटा। क्योंकि हमारे पास कॉइल की मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में शेप दिखाई थी, लाइक मेरा हाथ देख लो, मेरा हाथ जब हॉरिजॉन्टल है तो वो आपको मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मेरा हाथ जब वर्टिकल हुआ तो मिनिमम एरिया मिल रहा है, समझ रहे हैं? तो Yes. एरिया का सीन है, व्हेन एरिया इज मिनिमम फ्लक्स इज मिनिमम, व्हेन एरिया इज मैक्सिमम फ्लक्स इज मैक्सिमम, चेंज इन फ्लक्स इज मैक्सिमम, ठीक है। तो जब आपका Yes, sir. कॉइल हॉरिजॉन्टल होता है तो वो अपना मैक्सिमम एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ईएमएफ मैक्सिमम होती है। Also, sir, what's the negative positive thing in here, like AC generator? Negative positive thing is just the reversal of the direction of current. If you are telling the direction of current is this way positive, so direction of current this way is negative. Okay. Sir, there's a like very frequently asked question that says how is an EMF induced in an AC generator or like solenoid? So what's the proper answer for 3 marks? ये मैं 2-3 मरतबा बता रहा हूँ। When the coil moves, field line linking the coil changes, flux changes, and according to Faraday law, EMF induces. Okay, sir. ठीक है बेटा? Also, sir, in series circuit, when we have to find out the current, we add up the resistor, right? But in some questions, we don't like add them for a specific resistor. समझा नहीं मैं आपका सवाल। Yes. आपका सवाल नहीं समझा मैं। So I'm saying that when we are asked to find the current in a series circuit, First we find the total current, total resistance, then according to formula I equals to V over R, we find the current. but in some question he used the resistance of one resistor and then divided it with the voltage. हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर एक सिंगल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस और वोल्टेज गिवन है तो उससे भी आप करंट निकाल सकते हो। So if the total EMF is given, we add up the resistor, and if one EMF is given, then we don't add up them. Okay, sir. Thank you. वेलकम। अच्छा बेटा, अब मेरी एएस की क्लास 1 मिनट में शुरू हो रही है। वी हैव टू बी क्विक। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल किस में यूज होता है बेटा? लेफ्ट हैंड, अभी हमने राइट हैंड रूल पढ़ा है, वो एसी जनरेटर में यूज होता है। डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि वेयर वी आर यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है बेटा। लेफ्ट हैंड रूल जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंकिंग द कॉइल, ठीक है बेटा। अच्छा जी, एसी जनरेटर और डीसी मोटर में मैग्नेट वाले चैप्टर से लिंक हो गया आ सकता है बेटा, आ सकता है, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का डिफरेंस क्या है बेटा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल बताया है अभी। एसी जनरेटर नेगेटिव चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हेन करंट इज अननोन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। डीसी मोटर पॉजिटिव चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन फोर्स इज अननोन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। रिकॉर्डिंंग प्रोवाइड होगी बेटा। स्पेस फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स दूसरी क्लास में करेंगे बेटा, नेक्स्ट डे 2 में।
अच्छा जी, क्लास एंड हो गई है। इंड्यूस करंट कैन बी राइट द कॉइल कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूसेस, हाँ लिख सकते हैं। व्हेन द कॉइल रोटेट फील्ड लाइन लिंकिंग द कॉइल चेंजेस, फ्लक्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ईएमएफ इंड्यूसेस। माय स्कूल टीचर टोल्ड वर्नियर कैलिपर इन माइक्रोमीटर आर ओनली माइक्रोमीटर इज द पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ, वर्नियर कैलिपर नहीं है। ठीक है बेटा। रोहेल बी को एक थोड़ा जल्दी पूछो, ए लेवल्स की क्लास सर शुरू हो मेरे गई पास है। ये एक सवाल है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब वो आउट ऑफ द पेज जा रही है मैग्नेटिक फील्ड या इनटू द पेज, जब भी हम लोग राइट या लेफ्ट हैंड का रूल अप्लाई कर रहे हो? एग्जामिनर आपको कभी बताएगा। कभी एमसीक्यूज में होता है ना, वो पूछता है ऑप्शंस में कि आउट ऑफ पेज जा रही है, इनटू पेज जा रही है, लेकिन हो भी बेटा सकता है कि हम देखो लोग तीन खुद चीजें को हैं, नहीं। इन तीन चीजों में से कोई दो चीजें गिवन होंगी। ठीक है, अगर आप फील्ड का पूछ रहे हैं एग्जामिनर तो करंट और फोर्स बताएगा वो। नहीं तो ठीक ये है, कैसे पता चलेगा कि पेपर के अंदर जा रही है या राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, इस तरह यू से? विल अलाइन द फिंगर्स इफ द करंट इज दिस वे, ठीक है, फोर्स इज दिस वे, तो फील्ड इज इन टू द पेज। ठीक है, आप दो जो चीजें गिवन है उनके मुताबिक अपनी रिस्पेक्टिव फिंगर्स को अलाइन करेंगे। अच्छा सही। और सर एक छोटा सा सवाल है, एक आया था पास पेपर्स में कि डिफाइन रैंडम एंड डिफाइन स्पॉन्टेनियस, तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी? बेटा रैंडम का मतलब ये है कि इट कैन नॉट, you cannot predict the time and direction of decay. Spontaneous का मतलब है you cannot control it through any external factor. सही, थैंक। आमना बी क्विक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई वांटेड टू आस्क कि देखिए हमारे सिलेबस में एसी जनरेटर है और डीसी मोटर है, राइट? जी बेटा। तो सर लाइक एसी मोटर और डीसी जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करते? करते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं। ओके, सो लाइक एग्जामिनर कोई क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछेगा, राइट? नहीं पूछेगा। और सर मैंने आपसे पूछना था कि एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके अंदर जो है ना सर एक एक पास्ट में मैंने क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर हालांकि लाइक 40 ओम रजिस्टर वाले में उसने मांगी हुई थी करंट, लेकिन उसने तीनों सीरीज करंट सीरीज रेजिस्टेंस को जितने भी रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस को ऐड किया था। लेकिन एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर 50 ओम्स की रेजिस्टेंस मांगी थी, सीरीज सर्किट थी, लेकिन उसने एडिशन नहीं की। तो लाइक ये क्यों है? बेटा वो जब ऐड कर रहा है तो आपको टोटल ईएमएफ पता है। ठीक है, in order to find out the total current, सीरीज सर्किट में एक ही करंट फ्लो होता है। in order to find out total current you need to have total voltage and total resistance. total EMF पता है आपको, total resistance के लिए आपने ऐड किया। ठीक है, and that is how I equals to V over R, total voltage over total resistance किया। बट दूसरे सिनेरियो में आपको किसी एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों गिवन होंगे, तो आपने एक ही रेजिस्टर के थ्रू करंट निकाल लिया। ओके, नाउ आई गेट इट। यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। तो दिस इज इट फॉर द डे 1। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्सट्रीमली सॉरी, आपका अगर कोई और सवाल है तो आप उससे व्हाट्सएप पे पूछें। ए लेवल्स की क्लास वैसे ही 10:30 पे थी, 11 बजे उन बेचारों को शिफ्ट किया है और लेट नहीं कर सकता। इंशाल्लाह डे 2 में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ए लेवल्स वाले वापस ज्वाइन करिएगा।